हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज चैप्टर 4 सेकेंडरी मार्केट। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो गो वॉच आउट दोज लेक्चर्स, ठीक है, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। और अब हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर 4 को। और चैप्टर 4 को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वन स्टॉप सोल्यूशन के बारे में। ये बुकलेट मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए निकाली है, वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन मैंने जैसे इसका नाम रखा है ना, जब तुम लोग इसको पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दिस इज एक्चुअली वन स्टॉप सोल्यूशन। एफएमएम क्लास 10th के लिए मैंने पूरा बुकलेट बना दिया है जिसमें मैंने 170 प्लस क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुके हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी बुक से बनने वाले हैं, सारे मैंने वहाँ डाल दिए हैं, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद तुमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा तुमको फ़ायदा होगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तुम वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने चैप्टर 4 को, जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट। हमने ये चैप्टर 2 में पढ़ा था कि 2 टाइप के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, जिसको हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा। अब जो सेकंड टाइप का मार्केट है हमारे पास, वो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी का क्या मतलब है? यहाँ पे सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में आने के बाद आती है। जब सिक्योरिटी सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में ऑफर हो जाती है, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आती है, तब उसकी मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडिंग है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। अब यही चीज़ यहीं पे लिखी हुई है, देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय सेकेंडरी मार्केट। तो जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसका क्या मतलब होता है कि एक बार एक ऐसा मार्केट है जो कि उन सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करता है जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में ट्रेड हो चुकी हैं। कोई भी सिक्योरिटी जब पहली बार मार्केट में आएगी ना, तो वो प्राइमरी मार्केट में ही आएगी। और प्राइमरी मार्केट में आने के बाद उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग होती है कि अच्छा मैंने ये तब खरीद लिया, पर अब मुझे बेचना है, अब मेरे को बेच दिया, अब मुझे खरीदना है। तो ये सारा जो मेजर काम होता है ये सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी मार्केट्स एंड डेट मार्केट्स। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? एक होता है इक्विटी मार्केट। अगर मान लो तुमसे पूछ ले तो एक होता है सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी मार्केट, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है डेट मार्केट, है ना। 2 तरीके के मार्केट्स में हमको इसमें बता दिए। इक्विटी और डेट हम पहले चैप्टर में समझ चुके हैं। अगर तुमने नहीं देखा, नहीं पता, तो पहले चैप्टर को एक बार देख लो। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंडरी मार्केट का रोल क्या होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि रजिस्ट्रार का रोल क्या होता है, सेबी का रोल क्या होता है, प्राइमरी मार्केट का रोल क्या होता है। तो देखो यार, जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो भी आपको एक इफिशिएंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पे सारे बायर्स आ सकते हैं, जहाँ पे सारे सेलर्स आ सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होती है ट्रेडिंग, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखो, प्राइमरी मार्केट में जब कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही होती है, तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि उसको कैपिटल या फिर फंड मिल जाए, है ना। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स निकालती है तो वो क्यों निकालती है? क्योंकि उसको एक्सपैंड करना है, उसको पैसे की ज़रूरत है। तो भाई पब्लिक के पास गई और उसने अपने रिसोर्सेज जो है वो रेस कर लिए, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट एक इक्विटी ट्रेडिंग वेन्यू है, जहाँ पे यहाँ पे जो होती है कंपनी ऐसे पैसों के लिए नहीं कर रही होती है। यहाँ पे लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो आपस में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे कंपनी नहीं होती है। देखो, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कंपनी टू इन्वेस्टर होता है ना, कंपनी टू इन्वेस्टर होता है। और जो सेकेंडरी मार्केट वहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है सेलर टू बायर। सेलर भी एक इन्वेस्टर है, ही इज़ नॉट एन ओनर, नॉट अ प्रमोटर। ये कोई भी नहीं है, ये कोई नॉर्मल सेलर है और ये कोई नॉर्मल बायर है, जो कि कंपनी से इनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है, बस इनके पास कंपनी के शेयर है। सिक्योरिटी मार्केट ऑक्शन या डीलर मार्केट हो सकता है, जहाँ पे हम लोग ऑक्शन करते हैं, जैसे बताते हैं कि अच्छा इतने में लेना है, इतने में लेना है, बिड्स जो होती हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो ऑक्शन मार्केट का पार्ट होता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ऑक्शन होता है, बट जो ओवर द काउंटर है ये डीलर मार्केट का पार्ट है। अब हम आएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग इतनी देर से रोल पढ़ रहे हैं, पहले रजिस्ट्रार का पढ़ा, फिर सेबी, अब हमने सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट का पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि अच्छा स्टॉक एक्सचेंज भी क्यों ही है, ऐसा क्या ही कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करिए, हमारे यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन से हैं? वो है एनएससी और बीएससी। इसका फुल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, ठीक है। अब ये क्या कर रहे होते हैं? ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर, रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी कौन है? सेबी है। उसके अंदर ये ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आ सकते हैं और अपना जो सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एनएससी हमको प्रोवाइड करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम लोग नीट बोलते हैं, जिसे हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, तो वही उसका नाम है। यहाँ पे क्या होता है? जो सेलर्स होते हैं
और जो बायर्स होते हैं उनको फिजिकली मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अपने घर के कंफर्ट से मिल सकते हैं। एक कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग स्क्रीन है उन सबके पास, तो वो उस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको घर से बाहर निकलना है और एक पर्टिकुलर जगह पे आना है फिर उसके बाद डील होगा। तो ये रोल है स्टॉक एक्सचेंज का कि हमको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और अगर हम आगे फर्दर इसमें बात करें तो एनएससी ने हमको एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग स्क्रीन दे रखी है, सिस्टम दे रखा है, जिसको हम लोग नीट बोलते हैं, जिसके थ्रू बायर्स एंड जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं। इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी है। नीट के बारे में हम लोग आगे भी और देखेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? देखो पहले क्या होता था, जो कि यहाँ पे लिखा है ना, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। जो पहले होता था स्टॉक एक्सचेंज, वो ना एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता था, जहाँ पे ये तीन चीज़ें, ओनरशिप, ये तीन टर्म तुमको याद होने चाहिए। ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड जो ट्रेडिंग राइट्स है, तीन वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डीम्यूचुअलाइजेशन का क्वेश्चन जब आएगा तो ये तीन कीवर्ड्स हैं उसके, अगर ये नहीं हुई तो तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0। ओके, तो ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग राइट्स। जब म्यूचुअल एक्सचेंज होता था तो ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास होता था या सिंगल ग्रुप के पास होते थे, ठीक है। बट अगर डीम्यूचुअलाइजेशन होने से क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बट गई हैं। ये जो लीगल स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा डिवाइड हो गया है, सेग्रीगेट हो गया है कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो ओनरशिप संभालेगा, एक जो है वो मैनेजमेंट संभालेगा, एक जो है वो ट्रेडिंग राइट संभालेगा। इससे होता क्या है, इससे सिस्टम अच्छा होता है। अब यार एक ही बंदे के पास इतना ज़्यादा काम हो जाएगा तो वो बंदा ढंग से काम भी नहीं कर पाएगा, है ना, इफिशियंसी की प्रॉब्लम भी होगी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है ना कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रमोटर के इंटरेस्ट से मिले, जो मैनेजमेंट है वो ठीक से हो पाए, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो सिस्टम में चेंज आया है वो क्या हुआ है कि देखो, डीम्यूचुअलाइजेशन रेफर्स टू लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सचेंज, जहाँ पे ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स ये तीनों अलग हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। एक्सचेंज पे ओनरशिप कोई और संभालता है, मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कोई और संभालता है, ट्रेडिंग राइट्स कोई और संभालता है। इससे क्या होता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, इससे काम की इफिशियंसी बढ़ जाती है। अब अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि म्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज है ना, इसे म्यूचुअल एक्सचेंज लिख के नहीं आएगा, ये तुमको बोलेगा कि ये बता दो कि भाई म्यूचुअलाइजेशन क्या होता है। वैसे म्यूचुअलाइजेशन का क्वेश्चन मुश्किल है, डीम्यूचुअलाइजेशन का अच्छे से देख लेना कि ओनरशिप, ट्रेडिंग राइट्स, मैनेजमेंट तीनों सेग्रीगेट हो जाते हैं एक्सचेंज पे। आई होप तुमको ये समझ आ गया होगा, मैंने बहुत बार बोल दिया है। अब आते हैं स्टॉक ट्रेडिंग पे। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। जो एनएससी है वो क्या करती है, बेसिकली उसने हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है ना। और वो प्लेटफॉर्म क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आता है, तुमको नीट का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम इसको देखो कि भाई नीट होता क्या है। तो पहले जो स्टॉक एक्सचेंज थे वहाँ पे एक ओपन आउटक्राई सिस्टम चलता था। ओपन आउटक्राई मतलब सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते थे कि अच्छा मैं इतने में खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंटरनेट कुछ भी नहीं था। तो इसकी वजह से ये सिस्टम कैसा था, टाइम कंज्यूमिंग था, है ना, टाइम लगता था, इनएफिशिएंट सिस्टम था। ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रेड अच्छे से मैच हो जाएंगे, और दिक्कत भी होती थी, फ्रॉड और फेक चीज़ें और ये सब बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट इससे क्या हो रहा था कि जो हमारे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है और जो इफिशियंसी है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई चीज़ें ज़्यादा नहीं बिक पा रही थी, शेयर्स हैं वो ज़्यादा नहीं बिक पा रहे थे, काम में इफिशियंसी नहीं आ रही थी। तो उस सबको इम्प्रूव करने के लिए एनएससी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ये जो लाइन है ना, नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, इफ़ यू कैन प्लीज़ रोट दिस, ठीक है, इसे रट्टा मार लो। बिल्कुल ऐसे का ऐसे अगर तुमने लिख दिया ना, तुम्हारे मज़े आ जाएंगे। और उसके बाद तुम आगे जो भी लिखोगे ना उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस ये लाइन अच्छे से याद कर लो कि एनएससी ने एक नेशन वाइड मतलब अक्रॉस द नेशन, कंट्री में कोई भी कहीं बैठा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन इंटरनेट पे चल रहा है, फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन पे। मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब लोगों को सिर्फ अपने बिड्स डालने हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम बना रहे हैं या कहीं उठ के आ रहे हैं, कुछ नहीं, आपको ऑनलाइन करना है। वो ऑनलाइन अपने आप ही मैच होता जाएगा, आपके शेयर आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पैसा देना है और अपना जो नंबर या क्वांटिटी है ये सब डालना है, ठीक है। और ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, एक सिस्टम तो प्रोवाइड कर दिया उसने जहाँ पे जो बायर है, जो मेंबर है, वो अपनी क्वांटिटीज़ डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर में कि भाई उसको इतनी क्वांटिटीज़ खरीदनी है, इतने प्राइस पे खरीदनी है। और जैसे ही उसने डाला होगा, मान लो उसने कहा कि मुझे 100 सिक्योरिटीज़ चाहिए 20 रुपये के प्राइस पे, ठीक है। तो जैसे ही शेयर का प्राइस 20 रुपये आएगा और 100 सिक्योरिटीज़ किसी ने बेची होंगी, तो क्या होगा, जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्रेड है वो उसको फिक्स कर देगा और हमारा ट्रेड जो है वो वहाँ पर मैच हो जाएगा और हमारे अकाउंट में सिक्योरिटीज़ आ जाएगी।
जाएंगी कि यहाँ पे नीट क्या है। अब इसको काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, नीट का फुल फॉर्म देख लो, यहाँ पे नीट का यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक्स दे रखा है। एनएससी है, ये एक पहला एक्सचेंज है दुनिया का जिसने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट करी है। देखो हम वर्ल्ड में कितने आगे जा रहे हैं, है ना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पहली बार वर्ल्ड में स्टार्ट करी थी और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये क्या है, बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। क्लाइंट के लिए एक सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं एंड एट द सर्वर एंड ऑल ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। अब जितने भी सर्वर एंड होते हैं ना, वहाँ पे सारी ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन सेव होती रहती है। जब आप वहाँ पे डालोगे कि मुझे इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे चाहिए, तो वो सर्वर जो है वो आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेता है और जैसे ही कोई आपका मैच वाला एक और सेलर आता है, वैसे ही आपका जो ट्रेड है वो मैच हो जाता है। और इसका अप टाइम रिकॉर्ड कितना है, 99.7% इसका रिकॉर्ड है कि इसने जो ट्रेड है आराम से मैच करा दिए हैं। आप ये समझ लो कि 1 सेकंड से भी कम में ये जो नीट सिस्टम है ये इन्वेस्टर को रिस्पॉन्ड करता है। जो भी उसने डाला है उसके अकाउंट में आ गया। सेलर्स है ना, सेलर्स ने जो बेचा वो एकदम ट्रेड इतना जल्दी मैच हो जाता है, जो कि पहले ये पॉसिबल नहीं था। अभी पूछ रहे हैं कि हाउ टू प्लेस ऑर्डर्स विद द ब्रोकर। अब ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि हमको एक इंटरमीडियरी या फिर एक ब्रोकर के थ्रू जाना चाहिए, तो हम कैसे एक ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर करते हैं। तो ये कह रहा है कि आप किसी ब्रोकर के ऑफिस में जा सकते हो, उसके घर पे जा सकते हो, या फिर उसको फ़ोन इंटरनेट पे बोल सकते हो कि आप हमारे लिए ये काम कर दो, और आपको एक मॉडल अग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर आप क्लास 12th में अगर एफएम पढ़ोगे ना, तो बहुत डिटेल में दे रखा है कि ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में क्या क्या मॉडल अग्रीमेंट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ आती है। पर अभी तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो एक्सेस कैसे कर पाता है इसको, इंटरनेट बेस्ड जो ट्रेडिंग फैसिलिटी है जो नीट सिस्टम में लाया है, इसको एक्सेस कैसे कर पाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स है एनएससी के। जैसे ही एनएससी किसी ब्रोकर को रजिस्टर करता है ना, ये ऑथराइज करता है, तो उसके पास ये राइट्स आ जाते हैं कि भाई वो कोई भी जो ट्रेडिंग फैसिलिटी है, जो ट्रेडिंग मेंबर जब वो बन जाता है तो वो कर सकता है। तो अगर आपको करना है तो आप क्या करो, आप इन्वेस्टर, आप देखो आप जो ब्रोकर है उसके पास जाओ, ब्रोकर आपकी हेल्प कर देगा, और जो इन्वेस्टर है नीड टू गेट इन टच विद एन एनएससी ब्रोकर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू अवेल ऑफ इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी। अब यहाँ पे आएंगे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, confirmation of trades done on a particular day behalf of client by a trading member। एक ट्रेडिंग मेंबर एक दिन में अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कितने ट्रेड करता है, इसका कंफर्मेशन उसको अपने क्लाइंट को देना पड़ता है कि देखो आज मैंने तुम्हारे बिहाफ पे 100 शेयर खरीदे, 20 रुपये पे खरीदे, ये इस कंपनी के खरीदे, ठीक है, कब खरीदे टाइम बताएगा। जो ब्रोकर होता है ना वो क्लाइंट के बिहाफ पे डील कर रहा होता है और वो क्लाइंट को बताता है कि देखो मैंने आज ये परचेज सेल किया है, इस कंपनी का किया है, कोई भी अगर ये सब चीज़ें हैं तो वो उसको बतानी पड़ती है। अब हम लोग ये भी देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। पहले तुम इसको देख लो कि ये क्या होता है, एक लीगली इन्फोर्सेबल रिलेशनशिप बनाता है किसी भी क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर के बीच में। कोई भी लीगली इन्फोर्सेबल रिलेशन मतलब जब कोई भी ब्रोकर या कोई भी ट्रेडिंग मेंबर क्लाइंट के बिहाफ पे डील करके उसको बताएगा कि देखो मैंने ये तुम्हारे बिहाफ पे कर दिया। मान लो कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको सेटल करने में हेल्प होती है, क्योंकि जो भी आपने किया है, जो इन्वेस्टर ने किया है, जो ट्रेडिंग मेंबर ने किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न एक डॉक्यूमेंट की तरह दिख रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, ये चीज़ ऑथराइज है, लीगल है कि नहीं है। तो आप एक तो डिस्प्यूट से बचोगे। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ दे रखी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है ना, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नोट आर केप्ट इन डुप्लीकेट द ट्रेडिंग मेंबर एंड द क्लाइंट शुड कीप 1 कॉपी ईच। जो ट्रेडिंग मेंबर होता है हमेशा किसी भी क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट नोट की एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास संभाल के रखता है और एक कॉपी जो है वो क्लाइंट के पास चली जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी जो डिटेल है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में आनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या आना चाहिए, इसमें तुम ज़्यादा नहीं 5-6 चीज़ें याद कर लो, बहुत होगा। 5 से ज़्यादा तो नहीं होगी तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा रखी है ना। तो ऐसे याद कर लो, नेम, एड्रेस और सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी ब्रोकर है हमारा उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमको पता होना चाहिए। नेम ऑफ पार्टनर, डीलिंग ऑफिस का एड्रेस मतलब जहाँ पे वो डील कर रहा है। मान लो उसका घर का एड्रेस अलग है, उसके ऑफिस का एड्रेस अलग है, तो डीलिंग ऑफिस का जो एड्रेस है वो यहाँ पे। टेलीफोन नंबर, अगर फैक्स है उसके पास तो फैक्स नंबर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर कौन सा है ना, रोज़ का कॉन्ट्रैक्ट नंबर डिफरेंट होता होगा। अगर आज किया तो आज का कॉन्ट्रैक्ट नंबर अलग होगा, जो कल होगा उसका अलग होगा। डेट ऑफ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, कौन से डेट को इशू किया कॉन्ट्रैक्ट नोट। सेटलमेंट नंबर क्या है जिस पे हमारा ट्रेड मैच हुआ है। टाइम पीरियड फॉर सेटलमेंट कितना है,
कॉन्स्टिट्यूट नंबर, यानी जैसे क्लाइंट का भी तो नंबर होता है ना, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइम कितना है, ट्रेड नंबर एंड ट्रेड टाइम कितना है। एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इसे मत भूलना, इसे बल्कि याद रखो तो तुमको बहुत आसानी होगी कि ब्रोकरेज क्या है ना। इसको तुम कहीं भी डाल सकते हो, ब्रोकरेज 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका एक लिमिट होता है। तो ब्रोकरेज डाल देना कि भाई ये सारी चीज़ें हमको कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे वही दे रखा है कि जो मैक्सिमम ब्रोकरेज होती है, जो ब्रोकर अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकता है, that cannot be more than 2.5% of the value mentioned in the respective purchase। इस नंबर को याद करना, cannot be more than, less than 2.5% हो सकता है, 2.5% या less than 2.5%, not more than 2.5%। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कोई भी बंदे को एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्यों डील करना चाहिए, क्यों नहीं वो किसी और के साथ वैसे ही फालतू का डील कर सकता है। तो देखो यार, अगर कोई भी बंदा, कोई भी इन्वेस्टर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं करेगा तो उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, अगर आपके साथ कोई चीटिंग हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से करोगे तो दे हैव देयर बिल्ट सिस्टम्स कि अगर आपके साथ ये हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, है ना, वो लोग आपकी बात सुन लेंगे। बट अगर आप खुद ही एक इलीगल सिस्टम में फंस गए हो तो आप कैसे किसी को जाके बोलोगे कि मेरी हेल्प कर दो। दूसरी बात एक है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या दे रखा है, इन्वेस्टर्स को बेस्ट प्राइसेस मिलते हैं। बेस्ट प्राइसेस, जितने भी अच्छे प्राइसेस आपको मिल सकते हैं वो सब स्टॉक मार्केट में आपको, स्टॉक एक्सचेंज में आपको मिलते हैं। लैक ऑफ एनी काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी क्या होता है, जैसे अगर मैं बायर हूँ तो मेरे लिए काउंटर पार्टी कौन हो गया, मेरे लिए जो काउंटर पार्टी है वो सेलर हो गया, है ना। और अगर मैं सेलर हूँ तो मेरे लिए काउंटर पार्टी हो गया बायर। अब काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, मान लो बायर क्या होता है, बायर जो खरीद रहा है, अब उसने उसको फंड्स दे दिए पर जो सेलर है वो अपनी सिक्योरिटीज नहीं दे रहा, है ना। अब वो सिक्योरिटीज, मान लो उसके पास सिक्योरिटीज थी ही नहीं, उसने फ्रॉड कर दिया, तो ऐसा कैसे होगा। और अगर जो सेलर है उसने अपनी सिक्योरिटीज तो दे दी पर बायर उसको पैसे नहीं दे रहा, तो ये होते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में करना चाहिए, क्योंकि ये जो काउंटर पार्टी रिस्क होते हैं ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अच्छे से संभाल लेता है। एक्सेस टू इन्वेस्टर ग्रीवेंस। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको क्या बता देना है कि भाई आपको एक्सेस टू इन्वेस्टर ग्रीवांस मिल जाएगा, काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो जाएगा, आपको बेस्ट प्राइसेस मिल जाएंगे, प्रोटेक्शन अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट, मतलब आपको एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से एक लिमिट होती है कि अच्छा आपके संग इतना अगर हो गया फ्रॉड, तो या फिर आपके संग इतने पैसे की प्रॉब्लम आ गई, अगर किसी ने आपके संग चीटिंग वगैरह कर दी, तो इतना पैसा आपको स्टॉक एक्सचेंज वापस कर सकती है। अब वो कितना पैसा है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अगर तुमको अभी पता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं नहीं बता रही, ठीक है। अब आ जाते हैं, कैसे पता चलता है कि ब्रोकर है या सब ब्रोकर जो है रजिस्टर्ड है ना। अब तुमने बोल दिया कि दीदी आप बहुत देर से बोल रहे हो कि आप देख लेना कि ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब यार वो हमें थोड़ी बताएगा कि हम रजिस्टर्ड है, क्या पता वो बस झूठ बोल दे। बट जब वो हमको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाएगा, जब वो हमको अपना नंबर बताएगा ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, तब हम ये पता कर लेंगे कि अच्छा भाई ये कौन सा बंदा है, इसने ये रजिस्टर है या नहीं है, ये ब्रोकर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये सब ब्रोकर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो देखो, अगर किसी ब्रोकर में देखेंगे तो अगर कोई भी ब्रोकर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो INB से शुरू होता है, INB से शुरू होता है। और जो सब ब्रोकर है उसका नंबर किससे शुरू होता है, वो INS से शुरू होता है, INS से शुरू होता है। अब आएंगे कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि स्टॉक मार्केट में बंदे को पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने दिमाग में रखने चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहला मैनी टाइम्स रिपीटेड पॉइंट कि आपको ये नोटिस करना है कि आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट, जितने भी दिन आपकी डीलिंग हो रही है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो आपको दे। और आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो सब रिस्क कैरी करती है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 100% का रिटर्न मिलेगा, नो रिस्क, जीरो रिस्क एंड 100% रिटर्न, तो आप समझ जाओ कि ये फेक है। ओके, डू नॉट बी मिसलेड बाय मार्केट रूमर्स। मार्केट में कोई रूमर चल रहा है या किसी ने बोल दिया कि भाई अडानी का जी होने वाला है, अंबानी का जी होने वाला है, तो इन सब की रूमर्स में मत आओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर तुम इधर इसमें डीप जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि एक दिन कुछ और होता है और अगले दिन कुछ और होता है। तो समझ लो कि भाई अगर आप मार्केट रूमर के हिसाब से चल रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, तो दिस इज़ वेरी बैड। आपको एक 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 पूरी स्ट्रैटेजी होती है, एक साइंटिफिक तरीका होता है कि आपको किस में सारी चीज़ें नोटिस करनी है। अब ये जो रेशोज़ होते हैं ना, जो हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सारे रेशोज़ होते हैं, हमको ये डिसाइड करने में डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं हमारे लिए कि किसी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना
करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और दे रखे है कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या अगर आपका कोई ब्रोकर आपको किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बोलता है जो आपने कभी सुनी नहीं है, तो आप कॉशियस हो जाओ, पहले चेक कर लो कि अच्छा कोई, अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने कोई कंपनी सुनी नहीं है तो वो कंपनी है नहीं, है ना। तो अगर कोई कंपनी आपको बता रहा है आपने नहीं सुनी, तो सबसे पहले आप उसको चेक करो, उसका पोर्टफोलियो, उसका प्रोस्पेक्टस देखो, उसकी चीज़ें देखो कि अच्छा वो करती क्या है, क्या कर रही है, कितना एक्सपैंड कर रही है, कितने उसके इन्वेस्टर है, कितना उसका इक्विटी कैपिटल है। एक और चीज़ है कि बी कॉशियस अबाउट स्टॉक्स विच शो अ सडन स्पर्ट इन प्राइस। अगर कोई भी स्टॉक्स होते हैं जिसमें सडन स्पर्ट आता है, एकदम से वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो आप ये देख लो कि हो सकता है कि वो नीचे गिर जाए। तो ये मत सोचना कि अच्छा अचानक से नीचे इतना ज़्यादा ऊपर चला गया तो मैं सारे पैसे इसमें लगा दूँ, ऐसा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का ये 4-5 पॉइंट, 1 3 4 5 6 पॉइंट तुमको हो गए हैं, ठीक है। इसको ही तुमको और इलैबोरेट करना है, ज़रूरी नहीं है कि तुम सारा पढ़ो, सारा समझो। ये लास्ट टाइम रिविजन है, ये पूरा वीडियो पूरा लेक्चर नहीं है, तो इसमें एक एक पॉइंट मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ और ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तुम बस 5-6 पॉइंट याद करो, उस पर थोड़ा सा और इलैबोरेट करो, हो गया तुम्हारा 5 नंबर का आंसर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन से डूज होते हैं, कौन से डोंट्स होते हैं जो कि हमें इन्वेस्ट जब हम कर रहे हैं। ये तो अभी जो पहले बताए वो इन्वेस्ट करने से पहले थे। अब क्या है कि जब आप इन्वेस्ट, वाइल इन्वेस्टिंग, आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डूज हमारे क्या है कि जो हमारा इंटरमीडिएट है उसके पास एक वैलिड सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितनी बार पढ़ लिया यार ये पॉइंट। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या है कि आपको, आप किसी के साथ भी डील कर रहे हो, मे बी इट ब्रोकर या कोई सब ब्रोकर है, उसके साथ आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियरली सेट आउट कर लो। उसके बाद तुम ये इंश्योर करो कि आपका जो नो योर क्लाइंट फॉर्म है, मतलब जो ब्रोकर के लिए होता है ना, ब्रोकर आपसे भरवाएगा, तो उसमें आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप अपनी दे दो। एंश्योर दैट यू रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एंड देन एक्नॉलेज इट। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पे अगर लॉग इन कर रहे हैं, उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ये टर्म्स एंड कंडीशन मानते हो, हाँ मैंने अग्री 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 करके सबमिट करके लॉग इन कर लिया, है ना। बट अगर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, वैसे हमारे लिए डेटा का प्राइवेसी हमारे इंडिया में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब हम लोग मानते नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है पर हम लोग उसको उतना कंसिडर नहीं करते। बट व्हेन इट कम्स टू मनी एंड ऑल ऑफ दिस, तो हम लोगों को समझ के रहना चाहिए, बल्कि रहते भी हैं, और जो नहीं रहते उनके साथ फ्रॉड का तुम्हें पता होगा कि क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो डेटा प्राइवेसी है, जिसको हम लोग बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो होता है उसको ध्यान से पढ़ना है कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर उसका पहले से एक रिस्क डिस्क्लोजर होता है कि अच्छा इतना रिस्क इसमें हो सकता है, तो उसको पहले उसको केयरफुली ध्यान से पढ़ो, अंडरस्टैंड करो एंड देन एक्नॉलेज करो कि अच्छा, एक्नॉलेज का मतलब होता है कि अच्छा हाँ भाई मैंने पढ़ लिया, अब मैं अपने ब्रोकर को बताऊंगी कि देखो भाई ठीक है कोई बात नहीं, लगा दो इसमें मेरा पैसा, लगा दो। और आपको अपने ब्रोकर से हमेशा बोलना है कि जब भी आप ट्रेड खत्म करते हो एक दिन का, तो उसके बाद मेरे को जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो आप मुझे दो। और आप ये इंश्योर करो कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो आपको विदिन 24 आवर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन मिल जाना चाहिए। जब आपका ट्रांजेक्शन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके ब्रोकर से रिसीव हो जाना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फिर वो धीरे धीरे करके ना देता नहीं देगा आपको, और उसके बाद आपको दिक्कत होती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा आपके बिहाफ पे एक्चुअली में हो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे दे रखा है कि आप ये इंश्योर करो कि जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसमें सारी जो बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आ जाए। ब्रोकर का नेम, ट्रेड टाइम, ट्रेड नंबर, ट्रांजैक्शन प्राइस, ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स एंड ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे हम डू नॉट्स पे आ जाते हैं। आप देखो ये क्या कह रहा है कि आपको ये इंश्योर करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हो पर आपने जो चेक इशू कर दिया वो अपने फैमिली मेंबर के नाम पे कर दिया। आपको कोई भी ब्लैंक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप को साइन नहीं करना है, क्योंकि आपको वैसे भी पता होगा कि किसी भी ना ब्लैंक पेपर पे वैसे भी साइन नहीं करने चाहिए। आजकल क्या क्या हो जाता है आपको नहीं पता चल सकता, और अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, ओके। अब यहाँ पे देखो कि नो इंटरमीडियरी इन द मार्केट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अश्योरिंग फिक्स्ड रिटर्न। आपको कोई भी इंटरमीडियरी ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको बोलेगी कि भाई इस इन्वेस्टमेंट पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अगर स्टॉक मार्केट में आपसे कोई कह रहा है कि आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो आप समझ जाओ कि पहला फ्रॉड तो आपके साथ यही हो रहा है कि आपके साथ ऐसा हो गया। उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सर्विसेज हैं वो आपको सिर्फ आपका इंटरमीडियरी दे सकता है जिसके पास सेबी का अप्रूवल है। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है मतलब आपके पोर्टफोलियो को मैनेज। हेंस डू नॉट पार्टी योर फंड्स टू अनऑथराइज पर्सन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप ये देख लो कि आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आपको कौन दे सकता है। कोई भी बंदा जो कि जिसने
सेबी से इसका अप्रूवल लिया हुआ है कि अच्छा मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या बोल रहा है कि आपको किसी भी ऐसे बंदे को पैसे नहीं देने हैं जो कि अनऑथराइज्ड है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इज़ वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, डू नॉट लीव साइंड ब्लैंक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। यहाँ पे देखो ये अच्छे पॉइंट्स हैं। डोंट एक्सेप्ट अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट, या फिर मान लो जैसे आपको आपका जो ब्रोकर है वो आपको अनसाइंड डुप्लीकेट नोट दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट मत करो। आप ये देखो, डोंट एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट साइन बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। मान लो साइन तो हो रखे हैं पर मान लो किसी और ने कुछ फेक साइन कर दिए हैं तो उसको आप एक्सेप्ट मत करो। डोंट डिले पेमेंट डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज टू ब्रोकर। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज़ है, अगर आपको कोई सिक्योरिटीज़ लेनी है तो उसका जो पेमेंट है, जो सिक्योरिटीज़ है ना, वो डिले मत करो, क्योंकि अगर आप डिले करोगे तो आगे वो सिस्टम में डिले हो जाएगा और उसके बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती रहेगी। और अगर आपने नहीं किया ज़्यादा देर तक तो कोई ये भी समझ सकता है कि आपने क्या कर दिया, आपने फ्रॉड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप मान लो आपके संग कुछ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम अगर आपके संग ट्रेड में आ जाती है, तो जब आप इन्वेस्टर ग्रीवांसेस सेल को, जब आप एनएससी के इन्वेस्टर ग्रीवांसेस सेल को बताओगे तो जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट हो गया, प्रूफ ऑफ पेमेंट डिलीवरी ऑफ शेयर हो गया, और जितने भी कंप्लेंट है आपको सब प्रॉपरली देनी है। अगर आप सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो आपकी कंप्लेंट का जो रेजोल्यूशन है, आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपको दिक्कत होगी। तो ये सारे जो 5-6 पॉइंट्स हैं, देखो इसमें ना थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, तो 5-6 पॉइंट जो अच्छे अच्छे इजी से हैं उसको याद कर लो। ये सारे पॉइंट्स देख के ऐसा नहीं होगा कि तुमने इजी लिख दिया, डिफिकल्ट नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर आ रहे हैं प्रोडक्ट्स इन द सेकेंडरी मार्केट। अब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ये तुमसे पूछा जा सकता है, ये मैंने अपने ओएसएस में भी जोड़ा हुआ है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपको सेकेंडरी मार्केट में डील आपसे आपको करने को मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले तो होता है शेयर। शेयर क्या होता है सबको अभी तक पता चल चुका है, इतनी बार बता दिया शेयर। यहाँ पे इक्विटी शेयर के बारे में बता रखा है। बेसिकली ये एक ऑर्डिनरी शेयर होता है जिससे क्या होता है, किसी भी कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है, वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, ये सब है। और कंपनी इसको क्यों इशू करती है, उसको अपने रिसोर्सेज रेज करने होते हैं इसलिए इशू करती है। राइट्स इशू क्या होता है, कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर कंपनी ऑफर ऑफ डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर अपने शेयर्स ऑफर कर रही होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, राइट इशू बोलते हैं। अभी देखो मैंने यार तुम्हें 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तुम ये मत सोचना कि दीदी ने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखा है ना 3rd चैप्टर का, तो वहाँ पे जाकर देखो, मैंने इससे भी अच्छे तरीके से बता रखा है तुमको। बोनस शेयर क्या होता है, अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हारी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, बट यहाँ पे क्या होता है कि तुम ना मेरे को डिविडेंड देने के बजाय क्या करते हो, मेरे को शेयर दे देते हो एक फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। मैंने तुमको उसके पैसे नहीं दिए हैं पर तुम खुश हो गए, तुम बोनस दे रहे हो, तो तुमने क्या करा, मेरा नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिया। तो अगर मेरे पास पहले 100 शेयर थे तो तुमने मुझे 2 एक्स्ट्रा शेयर दे दिए जिसके मैंने तुमको पैसे नहीं दिए, है ना। पैसे मैंने तुम्हें 100 शेयर के ही दिए पर तुमने मुझे कितने दे दिए शेयर, 102 शेयर दे दिए। और ये जो 2 शेयर है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बोनस शेयर। इसको मैंने नहीं बताया था, ये वहाँ पे नहीं आया था, दैट्स वाई मैंने इतना समझा दिया। प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस शेयर की भी हम बात कर चुके हैं, जो कि एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को मिलते हैं, उसको प्रेफरेंशियल इशू बोलते हैं। शेयर के लिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखनी पड़ेगी हमें, कि यहाँ पे एक चीज़ होती है, जो इक्विटी शेयर होते हैं ना, वहाँ पे कभी भी हमारा डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं होता, समझ रहे हो, वो फिक्स नहीं होता। बट ये जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं ना, प्रेफरेंशियल प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे जो हमारा रेट होता है ये फिक्स होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलने से पहले पैसा शेयर होल्डर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको मिलता है। इनको प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, ये बात याद रखना। ये बात याद रखना कि जो प्रेफरेंस शेयर होता है वहाँ पे एक फिक्स्ड डिविडेंड होता है, इक्विटी शेयर में फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता है। और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है। उनको पहले अगर डिविडेंड अगर डिवाइड हो रहा है, अगर बट रहा है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर जिसके पास है उसको डिविडेंड मिलेगा, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर है, ओके, और उस पर डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, मतलब आपको डिविडेंड मिलना चाहिए पर कंपनी आपको नहीं दे रही है और अभी तक वो अनपेड है, तो एक टाइम बाद ऐसा होता है कि वो जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ऑल एरियाज ऑफ प्रेफरेंस, जितने भी बचे हैं डिविडेंड का, जितने भी आपको डिविडेंड मिलना चाहिए था, जितना आपको पेड होना चाहिए था, उतना अगर आपको नहीं मिला है हमारा, वो हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलने से पहले जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। यहाँ पे आता है क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर को बहुत दिनों से डिविडेंड अनपेड है ना, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसके बाद अगर पता है क्या होगा, आफ्टर ए स्पेसिफाइड डेट, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होगा कि ये जो शेयर्स हैं ये इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी में बदल जाएंगे।
इसे तुम कैसे याद रखोगे, कन्वर्टेबल से याद रखना कि जो कन्वर्टेबल है वो क्या होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है शेयर, हमारा प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी में शेयर हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक अच्छे से पढ़ा था। तुमने सारे देख लो यार, ठीक है, मतलब मैंने एक एक चीज़ जो है ना वो डिटेल में बता रखी है, तो तुम अगर एक भी पॉइंट मिस करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। बॉन्ड बेसिकली किसका पार्ट है, बॉन्ड होता है डेट का पार्ट। डेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उधारी। यहाँ पे क्या होता है, डेट जो है वो दो टाइप का होता है, एक हो गया हमारे पास बॉन्ड, दूसरा होता है हमारे पास डिबेंचर, ठीक है। अब जो डिबेंचर है वो कौन इशू करता है, ये कोई भी प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं मेनली। और यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है, ये जो गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पीएसयू, ये जो बॉन्ड है हमारा इशू करता है। बॉन्ड होता क्या है, अब इसको ध्यान से सुनो कि बॉन्ड में हमको एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, हमारे पास क्या होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो कि हम लोग सरकार को दे देते हैं, एंड सरकार हमको प्रॉमिस करती है, सरकार हमको या फिर इशूअर जो है, इशूअर बोलना चाहिए, ये जो इशूअर है हमको प्रॉमिस करता है कि इस ये पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि मैं तुमको कब दूंगी, ये मैं तुमको दूंगी मेच्योरिटी डेट पे, ठीक है। मेच्योरिटी डेट के बारे में सबको पता होगा, नहीं पता तो फिर से तुमको क्या करना है, तुमको पिछले लेक्चर्स देखने हैं ताकि तुमको एक एक पॉइंट जो है ना वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए। और पेपर से जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होंगे उसके एक दिन पहले भी अगर तुमने ये सारे लेक्चर 2x पे देख लिया ना, मैं मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुमको क्या बताऊँ कि तुम एकदम ब्लोन अवे हो जाओगे। तो पेपर देखे तुम्हें लगेगा कि मैं तो सारा ही पढ़ के आया हूँ। तो अच्छे से रिवाइज करो, सारे लेक्चर्स देखो, कुछ भी मिस मत करो, है ना। अब वो ये जो बॉन्ड है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो भी दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, इशूअर प्रोमिसेस टू रीपे द लोन अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड मेच्योरिटी डेट, है ना। जो इशूअर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता कि अच्छा एनुअली मिल रहा है या ऐसे मिल रहा है, यहाँ पे मेच्योरिटी डेट पे आपको क्या मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट में आपको इंटरेस्ट जो है वो प्लस होके मिल जाता है, और यही इसकी फेस वैल्यू भी मानी जाती है। अगर तुमने थर्ड चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो हमने ये चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी। मैंने तुम्हें डिबेंचर भी बता दिया, बेसिकली वो यहाँ पे था नहीं बट फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेड एट अ फेस वैल्यू। अब ऐसे जो बॉन्ड होते हैं जो कि डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, अब तुमको ज़्यादा चिट्ठा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस लाइन को याद कर लो। डिस्काउंट क्या होता है ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है थर्ड चैप्टर में, कि अगर फेस वैल्यू से कम पे अगर हमें कोई शेयर मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डिस्काउंट वैल्यू पे मिल रहा है ना। कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट इस पे पे नहीं किया जाता है। इशू प्राइस और रिडेम्पशन, रिडेम्पशन क्या होता है, जब एकदम मान लो मेच्योरिटी आ गई, रिडेम्प कर रहा है बंदा अपने पैसे, तो जो इशू प्राइस है जिस पर उसको इशू हुए थे और जो रिडेम्पशन प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है, यही उसको फ़ायदा होता है, यही उसका रिटर्न माना जाता है। कि मान लो कि मेरे को जो शेयर इशू हुए थे ये हुए थे 20 रुपये पे, है ना, 20 रुपये पे हुए थे, और जब मैं रिडेम्प्ट कर रही हूँ अपने पैसे को तो मुझे कितने मिल रहे हैं, मुझे 30 रुपये मिल रहे हैं। तो मेरा फ़ायदा कितना हुआ, मेरा फ़ायदा हुआ 10 रुपये। तो इसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड, जहाँ पे हम लोग जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे खरीदते हैं और जो रीपे करते हैं उसको वो फेस वैल्यू पे किया जाता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होता है, अब कन्वर्टेबल बॉन्ड भी कुछ इस तरीके का होता है जैसे प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था। कोई भी जो बॉन्ड, ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में लोगों के पास ही ऑप्शन होता है, इन्वेस्टर के पास ही ऑप्शन होता है कि वो अपने बॉन्ड्स को इक्विटी में ट्रांसफ़र करवा सकता है एट अ फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस। एक फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस पर वो अपने बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकता है। अब हम आएंगे ट्रेजरी बिल्स पे। ट्रेजरी बिल्स क्या होती है, एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ये अप टू 1 ईयर होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रेजरी बिल्स है इसको भी कौन इशू करता है, इसको भी गवर्नमेंट इशू करती है ना। डिस्काउंट सिक्योरिटी है ये बेसिकली एक तरीके की, एज अ मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देयर कैश रिक्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट को कैश चाहिए होता है ना जनता से, तो अगर उसको शॉर्ट टर्म में करना है तो वो ट्रेजरी बिल इशू कर देती है कि ये लो भाई ट्रेजरी बिल ले जाओ, मुझे पैसे दे दो, अब मैं पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे तुमको वापस कर देंगे तुम्हारा पैसा। ओके, तो अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि क्या है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इसने हमसे पूछा है सबसे पहले कि हम इक्विटीज़ में ही पर्टिकुलर इन्वेस्ट क्यों करें, क्यों हमें इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो इन्होंने ना इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने के 2 रीज़न यहाँ पे बताए हुए हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने इक्विटीज़ खरीदी है, ठीक है। और इक्विटीज़ की जो वैल्यू होती है वो ओवर टाइम बढ़ते जाती है। मान लो अगर तुम लोगों को इसका यकीन नहीं हो रहा ना, तो एक MRF का शेयर है, एक MRF टायर होता है ना, उसका शेयर है, स्टॉक मार्केट पे या गूगल पे जाना तुमको दिख जाएगा, फिर ना उसका ग्राफ देखना कि 2000, 2005
वहाँ से आज तक उसके प्राइस में कितना चेंज आया है, तब तुमको पता चलेगा कि किस तरीके से किसी भी शेयर का लॉन्ग टाइम में अगर हम देखें तो उसका वैल्यू जो है वो बढ़ता है। उसके बाद ये कह रहा है कि रिसर्च स्टडीज भी ऐसा कहती हैं कि जो इक्विटी पे रिटर्न्स मिलने वाले होते हैं वो अदर किसी भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न से ज़्यादा होते हैं, इक्विटी पे रिटर्न्स ज़्यादा होता है। अब यहीं पे दो बातें वही पॉइंट्स में दे रखी हैं कि जो इक्विटीज़ होती है ना वो मोस्ट रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, कि मोस्ट रिवॉर्डिंग है कि अगर आपने इसको लंबे टाइम तक मतलब ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन अगर आपने इसको रखा तो क्या किया तो आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड जो है उसका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आपको मिलेगा। रिसर्च स्टडीज़ भी ऐसा दिखा चुकी हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करते हैं तो रिटर्न ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैज़ बीन द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटीज़ इन इंडिया। अब कह रहे हैं कि अगर एवरेज रिटर्न बताना हो तो कितना होगा, तो एवरेज रिटर्न जो होता है वो 16% मिलता है इन्वेस्टर्स को इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस या फिर कैपिटल डेप्रिसिएशन। अगर हम जिस तरीके से हमारा शेयर का प्राइसेस बढ़ रहा है अगर उसके परस्पेक्टिव से देखें तो 16% इंक्रीज जो होता है हमको रिटर्न जो होता है इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि हाउएवर इसका ये मतलब नहीं होता कि जितने भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उन सब पे गारंटी है कि इनकी एक हाई रिटर्न सिस्टम ही है और इस पर हाई रिटर्न ही आपको मिलेगा। ये जो एवरेज भी बहुत बोल रखा है ना, देखो यहाँ भी एवरेज लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि गारंटीड कितना रिटर्न है, क्योंकि रिटर्न गारंटीड है ही नहीं। एवरेज का क्या मतलब होता है कि मार्केट में जितना पैसा डूबा कितना पैसा उठा, ठीक है, इसके हिसाब से उन्होंने भी आपको एवरेज निकाल के दिया है। उसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने अपने वन स्टॉप सोल्यूशन में भी तुम लोग के लिए ऐड किया हुआ है। देखो यार वो जो वन स्टॉप सोल्यूशन है ना बेसिकली उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी पीवाईक्यू है ना सारे ऐड कर दिए हैं। तो अगर मैं जिस क्वेश्चन के आगे ना बोलूं कि अच्छा मैंने इसको ऐड मतलब मैं भूल जाऊं बोलना, तो ये मैं सोचना कि अच्छा दीदी ने ये वाला ऐड नहीं किया। जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी एक्सपेक्टेड जितने भी पीवाईक्यू मैंने सब ऐड कर दिए हैं। अगर तुमको लास्ट टाइम तक तुमने बुक नहीं पढ़ी कुछ भी नहीं पढ़ा तुम उसको भी पढ़ जाओगे ना तो बस तुम देख लेना उस रिजल्ट, मैं नहीं बोलूंगी, रिजल्ट तुम ही बताना मुझे बाद में। ओके, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो डिफाइन होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमको दो फैक्टर्स बता रखे हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, स्टॉक स्पेसिफिक है, और दूसरा क्या है, मार्केट स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे देखो स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि स्टॉक स्पेसिफिक जो फैक्टर्स होते हैं ये ना लोगों की इमेज होती है अबाउट द कंपनी, पीपल्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द कंपनी, कि भाई लोग उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मतलब कितने दिनों तक ये अगर इसको कहीं लोन ना लेना पड़े, अगर इसने सिक्योरिटीज़ अगर ऑफर नहीं करी पब्लिक को तो कितने दिनों तक का इनके पास पैसा है कि अपना प्रोडक्शन या फिर अपनी सर्विसेज जो है ये जारी रखेंगे। मैनेजमेंट कैसा है, ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट के इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स होते जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं कंपनी में। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रहा है, अब मान लो जैसे आज हम 5G टेक्नोलॉजी के आसपास पहुंच गए, अब कोई 1G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो इस तरीके की टेलीकॉम कंपनी में या इस कंपनी में हम लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, हमको लगेगा कि भाई ये क्या फालतू की बात है। साइंस एंड टेक इतना ज़्यादा, साइंस इतना ज़्यादा, टेक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक एक मिनट में बढ़ रहा है, और जिस तरीके से हम इवॉल्व होते जा रहे हैं आगे आगे वो देखो कितना समा क्या बदलेगा। मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट होता है टुवर्ड द स्टॉक मार्केट, कि इन्वेस्टर को ऐसा क्या लगता है कि ये इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से जो हम स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे थे वो लोगों के पर्सपेक्टिव से कंपनी की इमेज थी, पर जो मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं उसमें किसकी इमेज बताते हैं, उसके इन्वेस्टर की इमेज बताते हैं, और वो भी किसकी, इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचता है पूरा ओवरऑल, किसी कंपनी की नहीं है, ये स्टॉक मार्केट के बारे में जो है ये हमारा इन्वेस्टर है वो क्या सोचता है, क्या उसको लगता है। देखो अगर इन्वेस्टर्स को लगेगा ना कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो वो उसमें अपना पैसा डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे। कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कुछ अनफेवरेबल होती हैं। अब फेवरेबल या अनफेवरेबल क्या होती है कि अब ये जो इन्वेस्टर है उसका ये सेंटिमेंट कैसे बनेगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे अगर इस पूरे साल में देखें तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चला है, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं चला है। इवेंट्स अगर फेवरेबल देखें कि इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है, जैसे कि अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ी थी कि इंडिया में जो FPI है, अब FPI क्या है, अगर तुम 12th में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स ने इंडिया में कितना इन्वेस्ट किया। तो अगर हम इस डेटा को 23-24 के डेटा से देखें तो यहाँ पे जो 23-24 में आया था तो 1.71 लाख करोड़ का FPI इंडिया में आया था। ठीक है, ये हो गया। अब इस साल का सुनो, इस साल का 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमारा शुरू चल रहा है बेसिकली, उसमें कितना है, उसमें सिर्फ 1600 करोड़ का FPI आया है।
तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों ने, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इंडिया से पैसा निकाल लिया। उनको ऐसा लगा कि इंडिया में चीज़ें सही नहीं चल पा रही हैं, है ना। पहले क्या हुआ, पहले इलेक्शन आ गए, उसकी वजह से फिर बहुत सारे स्टेट्स के पहले हमारे लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, फिर स्टेट्स के इलेक्शन आ गए, फिर चीज़ें होती चली गई, फिर मतलब प्रॉब्लम ही चली जा रही है। फिर ट्रम्प के इलेक्शन आ गए, तो उसकी वजह से फिर यूएस रिजर्व बैंक ने रेट्स कम कर दिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है तुम्हें समझ ना आ रही हो मेरी बात, पर ये सारी ना कंडीशंस होती हैं। इन सब कंडीशंस को देख कर ही एक इन्वेस्टर एक सेंटिमेंट बनाता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पॉलिटिकल या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। अगर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, फ्रेंडली बजट बन रहा है। इस बार का जो बजट आया था उसमें कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म जो एसेट्स थी उस पर बढ़ा दिया था, तो लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी इससे। तो ये फ्रेंडली बजट इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं माना गया ये वाले पोर्शन को। स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं, जो कि इंडिया में अभी तो है ही स्टेबल गवर्नमेंट। तो इस सब से क्या होता है कि इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि भाई मार्केट ठीक चल रहा है और मार्केट में बूम आएगा, अब मैं यहाँ पे अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट कुछ कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कंट्री में रायट्स हो रहे हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पता नहीं कि कब ये गवर्नमेंट का कोएलिशन हट जाए और गवर्नमेंट ये जो शासन चल रहा है वो चल ही ना पाए, है ना, फिर दोबारा इलेक्शन कराने पड़े, वॉर हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, फाइनेंस नहीं है बिल्कुल भी, देश कैसे चलेगा। तो अगर ये सारी सिचुएशन आ जाती है ना, तो इन्वेस्टर भी पैसा निकाल के अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब यार देखो मैंने जितना पैसा लगाया वो सब तो डूब जाएगा, तो मैं क्यों ही पैसा लगाऊं। फेवरेबल इवेंट्स, अच्छे इवेंट्स और बुरे अनफेवरेबल इवेंट्स के हिसाब से ही जो इन्वेस्टर है अपना मार्केट के प्रति एक सेंटिमेंट बनाता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर, है ना। और जो हमारा दूसरा पहला था वो क्या था, स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कंपनी कितनी कमाएगी, कितना उसका फाइनेंशियल हेल्थ है, कितना मैनेजमेंट है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना। आई होप मैंने तुमको समझा दिया और तुमको समझ आ गया है। देखो यार, तुमको अगर नहीं समझ में आता तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। और अगर मैं तुम्हारे आंसर वहां पे नहीं दे रही तो मुझे मेल भी कर सकते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कमेंट होते हैं तो मैं नहीं भी देख पाई तुम्हारा क्वेश्चन या कोई भी चीज़, तो तुम मुझे मेल कर दिया करो, ठीक है। तो मैं मेल तो मैं देख ही लेती हूँ। ग्रोथ स्टॉक या वैल्यू स्टॉक, अब ग्रोथ स्टॉक या वैल्यू स्टॉक क्या होता है, अब इन दोनों टर्म से हमको क्या समझ में आ रहा है ये बता रहे हैं। तो ग्रोथ स्टॉक के बारे में देखो इन्होंने क्या बोला है कि ग्रोथ स्टॉक वो होते हैं, यहाँ पे देखो, कंपनीज हुज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग्स आर एक्सीलेंट एंड आर ग्रोइंग फास्टर देन अदर कंपनीज इन द मार्केट और अदर स्टॉक इन द सेम इंडस्ट्री। एक ही सेम इंडस्ट्री में अगर हम देखें, मान लो सेम इंडस्ट्री है कोई भी, ऑटोमोबाइल की देख लो, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल की दो कंपनीज हैं, बट एक कंपनी एक्स और वाई से, मान लो हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, पता चले मैं छोटी सी यूट्यूबर, मेरे पर कोई केस कर दे नहीं। तो यहाँ पे एक्स और वाई दो कंपनीज मान लो। अब जैसे एक्स के, अब दोनों सेम इंडस्ट्री में है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स के जो शेयर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, बट वाई उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा। तो एक्स के शेयर्स को, स्टॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रोथ स्टॉक हो रहा है ना। ये जो स्टॉक है ग्रोथ स्टॉक है, ये बढ़ रहा है, डे टू डे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई तुम्हें बतानी, यहाँ पे ये डिविडेंड को मैंने हाईलाइट भी करा था, मुझे लग ही रहा था छूट जाएगा। डिविडेंड, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि डिविडेंड क्या होता है, अभी तक तुमने थर्ड चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी आगे सुना होगा डिविडेंड 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 क्या होता है। अब देखो कि डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है। तो डिविडेंड इज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर दैट अ कंपनी रिटर्न्स टू इट्स शेयर होल्डर फ्रॉम इट्स एनुअल प्रॉफिट। बेसिकली ये इंटरेस्ट के जैसा ही होता है। जैसे बैंक में हम जाते हैं, हम अपना पैसा जमा कराते हैं, हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और उस पर जब कंपनी अपने एनुअल प्रॉफिट्स पे, जब अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट बांटती है, देती है जब उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना, इसी का ऐसे इसको याद कर लो। अब आ जाते हैं वैल्यू स्टॉक पे, है ना। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैं जो ऊपर लिखा है उसको भी बताऊंगी, पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यू इन्वेस्टर्स लुक टू बाय स्टॉक्स दैट आर अंडर वैल्यूड। अब यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जिसकी वैल्यू लोगों को अभी नहीं पता, बट कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगी। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज, इंडिया में क्या, थ्रू आउट द वर्ल्ड, अक्रॉस वर्ल्ड, ये जो है क्लाइमेट चेंज, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन कार्बन, ये सब चीज़ें चल रही है ना। तो अगर आज से 10-12 साल पहले किसी ने ऐसी टेक्नोलॉजीज पे जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इन सब पर अगर पैसा लगाया होगा,
तो आज उसको कितना बेनिफिट हो रहा है ये सिर्फ वही बंदा जानता है। मैं तो नहीं जानती क्योंकि मैंने नहीं लगाया, 10 साल पहले मैं बहुत छोटी थी, है ना। तो अब ये क्या है, उस समय की बात, ये वैल्यू इन्वेस्टर हो गया कि लोगों को आज इस चीज़ की वैल्यू समझ नहीं आ रही है, बट एक टाइम के बाद आएगी, है ना। जैसे कि जैसे कोविड के बाद क्या हुआ था कि ऑनलाइन एकदम बॉम्बार्डमेंट हो गई, ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन लेक्चर्स, एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एडटेक बढ़ गया। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो अंडर वैल्यूड शेयर उठा लेते हैं, जिसकी मार्केट को अभी वैल्यू नहीं पता, पर कुछ समय बाद उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जो कि इन्वेस्टर के द्वारा अभी ओवरलुक हो रखा है ना, इग्नोर कर रखा है इन्वेस्टर ने। जब तक कंपनी, जो बाकी लोग हैं उनको समझ नहीं आता कि भाई ये क्या चीज़ है, तो उसको तब तक रखेंगे, क्योंकि जब बहुत लोगों को पता चलने लगेगा उस चीज़ के बारे में, तो शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, तब हम उसको बेच देंगे। अब कह रहा है कि हाउ कैन वन एक्वायर इक्विटी शेयर। अब बंदा इक्विटी शेयर कैसे ले सकता है। आप प्राइमरी मार्केट में किसी भी आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर आप सेकेंडरी मार्केट में किसी भी ट्रेडिंग मेंबर के साथ डील कर सकते हो, जो कि सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर है, ब्रोकर है। उसके थ्रू आपको क्या मिलेंगे, आपको बायर एंड सेलर मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटीज को बाय सेल कर सकते हो एक ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू, ठीक है। जो ऐप्स भी होते हैं ना, जैसे हमें लगता है कि अच्छा हम तो ट्रेडिंग मेंबर का यूज़ नहीं करते, हम तो ऐप का यूज़ करते हैं, तो वो जो ऐप है ना वो भी एक इंटरमीडियरी ही है कि आपको अगर प्राइमरी मार्केट में जाना है तो आप आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में डील करना है तो आप क्या करो, एक ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू चले जाओ। और जो आईपीओ होते हैं ना, अभी भी देखो, अगर तुम गूगल पे चेक करोगे कि अभी फ्यूचर में या थोड़े दिनों में, रिसेंटली 1-2 महीने में किसका आईपीओ आया है, तो तुम्हें पता चल जाएगा अभी किसका आने वाला है। जैसे अभी आई थिंक स्विगी आया है मार्केट में, स्विगी है, जोमेटो का, हाँ स्विगी आया है, तो तुम देखना थोड़े दिनों पहले उसी का आईपीओ हुआ था, तो तुम देख लेना कि अच्छा ऐसे आईपीओ होता है, उस एक प्राइस होता है। तुम देखो, अगर इसको ऐसी रट्टा मार मार के पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। तुम अगर इसको 2 मिनट, तुम इतना फ़ोन चलाते हो यार दिन में, 2 मिनट अगर तुम ऐसी चीज़ें सर्च करोगे ना तो तुम ना कनेक्ट कर पाओगे। और इसको ये मत सोचो कि ये फालतू का सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारे देश में ज़रूरत है ना, हमारे देश में क्या अक्रॉस द वर्ल्ड ज़रूरत है, बट हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में ना बहुत ही रोट लर्निंग कराई जाती है। ये वोकेशनल कोर्स बहुत अच्छा होता है कि अच्छा इसकी चीज़ें, इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे जो रियल लाइफ स्किल्स है ना वो सीखने को मिलेगा। अब सिर्फ रट्टा ही मारते रहोगे तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी, तो तुम उसको देखना ज़रूर कि स्विगी का आईपीओ हुआ, क्या हुआ, कितना प्राइस था, अब कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, इसको देख लेना। अब यहाँ पे आते हैं बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है। इसको मैंने शायद तुमको 3rd चैप्टर में बोला था कि मैं बताऊंगी। तो जो बिड होता है वो बायर्स का प्राइस होता है। बिड मतलब जो खरीदने वाला बंदा होता है, जब वो अपने बिड लगाता है तो उसे कहते हैं ये बायर का प्राइस है ना, बिड उसको बोलते हैं, जब वो अपना प्राइस बताता है कि अच्छा इस प्राइस पे मेरे को ये खरीदना है। इट इज़ दिस प्राइस दैट यू नीड टू नो व्हेन यू हैव टू सेल अ स्टॉक। अब अगर कोई बंदा कुछ बेच रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना कि दूसरा बंदा मेरे से कितने में खरीदेगा ये चीज़, तो ये सेलर को पता होना ज़रूरी है। आस्क क्या है, आस्क वो प्राइस होता है जो कि सेलर का प्राइस होता है। यहाँ पे सेलर कहता है कि ये वाला प्राइस आपको जानना है। देखो, इट इज़ व्हाट आस्क इज व्हाट यू नीड टू नो व्हेन यू आर बाइंग। जो सेलर प्राइस बता रहा है, सेलर विल सेल हिज स्टॉक इफ ही गेट्स अ कोटेड आस्क प्राइस। अगर सेलर ने बोला कि मेरे को अपनी सिक्योरिटीज 50 रुपये में बेचनी है, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले तो ये देखो कि ये आस्क प्राइस है। आस्क मतलब होता है पूछना, ठीक है। तो सेलर पूछेगा, ऐसे समझ लो कि सेलर जो है वो पूछेगा कि क्या तुम इतने में खरीद लोगे, है ना। वो जो बेचने वाला बंदा है उसी को पूछना पड़ेगा ना कि क्या तुम इतने में खरीद लोगे। कि आस्क क्या है, जो सेलर का प्राइस है, और बिड क्या होता है, जो बायर का प्राइस है। बी से बी याद कर लो अगर, क्योंकि मैं जब पढ़ती तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था इस चीज़ में। तुम भाई ब्रिलियंट हो तो मैं शायद ना हो, पर देखो जो बिड है ना, जो बिड है उसको बायर के बी से याद कर लो, और आस्क फिर तुमको बचा ही रहेगा, तो वो तुमको याद ही हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब तुमको पता चल गया कि आस्क और बिड प्राइस कितना होता है। अब ये देखो कि सबसे अच्छा आस्क प्राइस क्या होता है और सबसे अच्छा बिड प्राइस क्या होता है। क्या होता है नहीं, बेसिकली किसे माना जाता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमको यहाँ पे लिखा है, द बेस्ट बाय ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द हाईएस्ट प्राइस देयरफॉर सिट्स ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द बिड। अब इसको, ये जो टेबल है इसको अभी समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखो कि जो बेस्ट बाय ऑर्डर है, ये कह रहा है कि जो खरीदने वाला है। अब देखो, मान लो कि मैं एक दुकान वाली हूँ, नहीं, मेरे पास एक मैं मान लो मैं ही अपना शेयर बेच रही हूँ ना, मैं एक शेयर होल्डर हूँ। दुकान वाली थोड़ा ऑफ लग रहा है मेरे को सुनने में। मान लो मैं क्या हूँ, एक शेयर होल्डर हूँ, है ना, एक शेयर होल्डर हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे पास देखो एक ही शेयर है। कितना शेयर है, एक ही है, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास ज़्यादा शेयर नहीं है। अब एक शेयर, अब मेरे को गरीब हूँ ना मैं, तो मुझे अमीर बनना है, मेरे को ज़्यादा में बेचना है उसको। तो मैं क्या करूँगी, मैंने बोला अच्छा तुम बताओ कितने में खरीद लोगे, तो तुमने बोला 50, इसने बोला
कि अच्छा मैं तो 60 में खरीदूंगा, इसने बोला कि मैं 70 में खरीदूंगा, इसने क्या बोला, इसने बोला कि मैं 70 में खरीदूंगा। तो अब बताओ कि मैं किसे बेचूंगी ये, मुझे कौन सा बंदा पसंद आएगा, ये 50 वाला पसंद आएगा मुझे, नहीं ये बेकार है, कितना कम पैसे दे रहा है, ये 60 वाला ये भी बेकार है, ये कितना गरीब है, ये भी गरीब है तो मेरे को क्या पैसे देगा, ठीक है। उसके बाद मैं किसके पास जाऊंगी, 70 वाले के पास जाऊंगी, ठीक है, वाह मजा आ गया। तो जिस बंदे ने मेरे को सबसे ज्यादा जो मुझे पैसा देगा, सेलर को कौन पसंद आएगा, तो सबसे ज्यादा पैसे देगा, समझ में आ गई। तो सेलर को किसे पसंद करना है, बायर को पसंद करना है। तो बायर का क्या होता है, बिड प्राइस होता है। तो बिड प्राइस कितना होता है, अच्छा कितना होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, बायर का सबसे ज्यादा और सेलर का। अब यहाँ पे वही चीज देख लो, अब हम देखेंगे बायर के पर्सपेक्टिव से। अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, है ना, किसी दुकान पे जाते हैं, ये तो मेरे ख्याल से हर मिडिल क्लास के बंदे ने तो फील किया ही है कि एक चीज़ को लेने के लिए हम, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2-3 दुकानों पर जाके पता करते हैं कि अच्छा ये बंदा कितने का दे रहा है, ये बंदा कितने का दे रहा है ना, तो ऐसा करते ही है। अब यहाँ पे एक बायर है, बायर के लिए एक दुकान, दूसरी दुकान, ये तीसरी दुकान, मतलब दुकान ही समझ लो, पता नहीं दुकान ही आ रहा है मेरे मन में, है ना। तो ये 3 शॉप्स पे वो जाता है। तो एक पे उसको हम ले रहे हैं रिफाइंड ऑयल, नहीं हम ले रहे हैं हम क्या लें, हमें क्या लेना चाहिए, हमें कोई बड़ी सी चीज़ लेनी चाहिए, हम ले रहे हैं हमें कार ले, नहीं कार तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, नहीं हमें गिटार ले रहे हैं ना, गिटार ले रहे हैं, मेरे सामने भी गिटार ही है तो मेरे को वही याद है। तो गिटार ले रहे हैं। अब एक बंदा कह रहा है, अब देखो मुझे यार गिटार, मैंने अपना गिटार 5,000 का खरीदा है, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल बड़े बड़े जो गिटार थे वो कितने का था। अब हम 5,000 से शुरू करेंगे, है ना। तो एक जो गिटार है वो आता है 500 रुपये का, ये मेरे ख्याल से लोएस्ट ही होगा। तो अब जो दूसरा है वो है 6,000 रुपये का, जो तीसरा है वो कितने का है, वो 7,000 रुपये का है। तो जो बायर है उसको कौन अच्छा लगेगा, चल बे तेरे से नहीं खरीदना, इतना ज़्यादा महंगा दे रहा है, तेरे से भी नहीं खरीदना, इतना ज़्यादा महंगा दे रहा है, किससे खरीदूंगी मैं, 5,000 से खरीदूंगी, ठीक है। जो 5,000 में मुझे दे रहा है, मैं उससे अपना जो गिटार है, जो मुझे बिल्कुल भी बजाना नहीं आता, ना मैंने बजाया 2 साल से, मैं वो खरीद लूँगी और उसे शो ऑफ के लिए रख लूँगी, ठीक है। तो सेलर को कौन सा, सेलर मतलब सेलर को कौन सा प्राइस अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा वाला। और सबसे ज़्यादा वाला किसका होता है, बिड का होता है। बिड किसका है, बायर का है ना। और अगर हम बायर के पर्सपेक्टिव से देखें तो आस्क प्राइस कौन सा सबसे अच्छा होता है, जो सबसे लोएस्ट हो, जो सबसे लोएस्ट हो, सबसे कम में जो बेचेगा वो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो हाईलाइट कर देती है उसको, द बेस्ट सेल, अरे यार, द बेस्ट सेल ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द लोएस्ट सेल प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इधर देखो, ये वाला है बाय साइड, ये वाला है सेल साइड। यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा प्राइस है, यहाँ पे सबसे ऊपर है ये वाला प्राइस, सबसे ज़्यादा है ना, 5 देख लो, ये पाँचों देख लो, सबसे 49.85, 50, 50.05, 50.10, 50.25। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो बायर का सबसे हाईएस्ट प्राइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक गलती कर रखी है इन लोगों ने मेरे ख्याल से, हाँ ये जो क्वांटिटी है ये इधर आने चाहिए, ये वाला जो है ये प्राइस है, ये वाला क्वांटिटी है ना। तो इसको तुम देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि अच्छा ये क्या है, इन लोगों ने ये टाइपो है। तो ये है प्राइस, हमको ये प्राइस दे रखा है। और यहाँ पे देखो सबसे कम प्राइस कितना है, 50.35। यहाँ पे देखो नीचे देख लो, 50.40, 50.50, 50.55, 50.65। तो ये नीचे जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2,000 शेयर 50.35 रुपीज़ में मिलेंगे। ये प्राइस नहीं है, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। सबसे लोएस्ट प्राइस जो होता है, सबसे लोएस्ट प्राइस जो होता है वो हमको ऊपर दिखता है सेल में, और सबसे हाईएस्ट जो होता है वो हमको दिखता है बाय में। एक और चीज़ आती है यहाँ पे, बिड आस्क स्प्रेड। जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ बेस्ट बिड एंड आस्क। जो बेस्ट बिड है और बेस्ट आस्क है उसके बीच का डिफरेंस जो होता है, यहाँ पे कितना होगा, बेस्ट बिड कितना था 50.25, बेस्ट आस्क कितना है 50.35। तो इसमें कितना हो गया, 10 पैसे का डिफरेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुमसे कोई पूछो तो बता देना यार, बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट बिड प्राइस एंड बेस्ट आस्क प्राइस, उसको हम लोग कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड, ओके। व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट मिक्स्ड एंड मैच फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग एन इन्वेस्टर्स गोल। देखो यार, जो हमारा पोर्टफोलियो समझ लो, उसको एक बंडल समझ लो, जहाँ पे हमें मतलब एज एन इन्वेस्टर मुझे जितने भी शेयर चाहिए, मुझे
मुझे क्या चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, मुझे डिबेंचर चाहिए, मुझे बॉन्ड चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड यूनिट चाहिए, जैसे कि गोल्ड हो गया, आर्ट आर्ट हो गया, मुझे ये रियल एस्टेट चाहिए। मुझे इस तरीके के जितने भी मेरे को एसेट में पैसा लगाना है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है ना। देखो अगर मैंने अपना सारा पैसा एक ही जगह पे लगा दिया है ना, और अगर यहाँ पे किसी एक बंदे ने, अगर यहाँ पे मान लो कुछ कुछ कयामत सी आ गई, कयामत का दिन आ गया है इस कंपनी का, तो क्या होगा, उस कयामत के दिन में ये कंपनी डूब जाएगी और उसके साथ साथ मैं भी डूब जाऊंगी। ठीक है, तो अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू अपना पैसा वाइड वेराइटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में लगा रखा होगा ना, कि अच्छा मैंने कुछ शेयर्स में लगा दिया है ना, कुछ की एफडी कर दी, कुछ के बॉन्ड खरीद लिए हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दिए, तो अगर ऐसा मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तो अगर एक मार्केट अगर सही नहीं भी चल रहा, तो कम से कम मुझे दूसरे से इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा पैसा डूब गया है ना। तो ये क्या होता है, ये हम इट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द रिस्क इन अ पोर्टफोलियो। इसको याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, इसको रिस्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर करते हैं। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब ये कह रहे हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का क्या फ़ायदा है। अब देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंट सिक्योरिटीज परफॉर्म डिफरेंटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हर इंडस्ट्री एक टाइम पर अच्छी नहीं चल रही होती है। मान लो अभी ऑटोमोबाइल अच्छी चल रही है, फिर एजुकेशन अच्छा चल रहा है, फिर फार्मा अच्छा चल रहा है, फिर फाइनेंस अच्छा चल रहा है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, अगर आपने अलग अलग वाइड वेराइटी, वाइड रेंज ऑफ एसेट क्लास है अगर आपके पास, इस टाइप का उस टाइप का, तो अगर एक सिक्योरिटी, एक स्टॉक अगर गो डाउन चला गया, नीचे चला गया, तो क्या होगा, आपके दूसरे पोर्टफोलियो में, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो एसेट है आपका, जैसे बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो सकता है, तो ये सब सेफ रहेंगे, है ना, और आपको फायदा होगा, आपको नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा। इफ यू स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट एंड मार्केट्स, you will reduce the risk of your entire portfolio getting affected by the adverse return। अगर एडवर्स चीज़ अगर आपको हो जाती है देश में, या सिचुएशन, यार देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जब कोविड आया, तो किसी को ऐसा पता नहीं था कि हाँ आ ही जाएगा, नो वन हैड आइडिया कि अच्छा आ सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 सालों के लिए हम बंद से ही हो गए, और उसके बाद भी कुछ लोग तो अभी भी उसके इन्फ्लुएंस से निकल नहीं पाए, जितना उनके संग बुरा बुरा हो चुका है। उनकी सेविंग्स सब खत्म हो गई, उनकी पूरी फैमिली, मतलब बहुत कुछ लोगों के साथ हो गया। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन का कुछ पता नहीं होता, तो ऐसे ही एडवर्स, अब जैसे अब ये तो चलो लाइफ का हो गया, बट अगर हम फाइनेंस के सेक्टर में देखें तो भी काफ़ी लॉस हुआ है। इवन इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इंडिया को कितना सारा लोन लेना पड़ा बाहर से, क्योंकि अंदर अपने यहाँ पे इंडस्ट्री चल नहीं पा रही थी, पैसा था नहीं हमारे पास, तो हम लोगों को उधारी लेनी पड़ी, और वो हम अभी तक चुका ही रहे हैं ऑफकोर्स। तो इस सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एडवांटेज, ठीक है। और अब आएंगे यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। यार ये डेट इंस्ट्रूमेंट मैंने तुमको कई बार बता दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसे लैंड करती है, उधारी देती है, और एक रेट फिक्स कर लेते हैं, एक इंटरेस्ट फिक्स कर लेते हैं कि अच्छा इतने रेट पे, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं तुमको ये दे रही हूँ। एक मेचोरिटी डेट होती है कि अच्छा इतने मेचोरिटी डेट पे तुमको ये पैसे वापस करने हैं, और इतना मुझको इस पर जो हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट बन के ये पैसा इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए। फीचर्स क्या हैं डेट मार्केट के, अब इन्होंने 3 फीचर्स बता रखे हैं। अब देखो ये ना बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, अगर तुमसे ये पूछ लिया ना और तुमने नहीं पढ़ा होगा, तो मे भी तुम लोग ना बता पाओ, तो ध्यान से सुन लो। वैसे ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक आएगा, क्योंकि इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट नहीं आता, पर देखो अगर आ गया, क्योंकि हमारी बुक में है, तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, हम छोड़ सकते ही नहीं है ना, हम रिस्क नहीं ले सकते उस चीज़ का। ईच डेट इंस्ट्रूमेंट हैज़ 3 फीचर्स, 3 फीचर्स होते हैं। एक उसकी मेच्योरिटी डेट होती है, एक उसका कूपन, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसी को हम कूपन रेट बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब क्या हो गया, मेच्योरिटी क्या होती है, मेच्योरिटी उस डेट पे होती है जिस डेट पे हमारा बॉन्ड मेच्योर होता है। अब मेच्योर का क्या मतलब होता है, देखो मैंने बोला, मैं एक बंदे के पास गई, मैंने कहा तुम मुझे इतना प्रिंसिपल अमाउंट दो, मैं तुमको इतना इंटरेस्ट दूंगी। आज हमारे पास, आज जो है, आज ओ बेटे आज लास्ट दिन है, आज 2024 का लास्ट दिन है जब आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो यार देखो, तुम ये वीडियो कल ही देखोगे, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे ये साल तुम्हारे लिए बहुत 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 अच्छा रहे, तुम अच्छे अच्छे नंबर लाओ, तुम 11th में जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हो तुम उसे ले पाओ, एंड विश यू ऑल द लक, ऑल द लव, ऑल द ब्लेसिंग्स। ओके, एंड तुम भी वापस कर सकते हो, मतलब मुझे लिख सकते हो ऑफकोर्स, ताकि भगवान जी मेरे को भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें, है ना।
तो ये हो गया। और मैं बता क्या रही थी, अबे यार जो मैं बता रही थी वो तो भूल ही गई, कि जो 31 दिसंबर है ये मैंने 2024 का मैंने उसको बोला कि मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट इतना दे दो, मैं तुमको इतना इंटरेस्ट दूंगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं तुमको ये जो अमाउंट है ना ये 31/12/25 को वापस कर दूंगी। क्या करूंगी, 31/12/25 को वापस कर दूंगी। तो मेरा जो कितना प्रिंसिपल, अब ये जो मैंने डेट तुमको बताई, अब मैं कहाँ आ गई, अब देखो जो डेट मैंने तुमको बताई तो ये डेट यहाँ पर क्या मानी जाएगी, ये है मैच्योरिटी डेट, समझ गए। जिस दिन बॉन्ड मैच्योर हो रहा है और जो बॉन्ड होल्डर है उसको क्या मिल जाएगा, उसको उसके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उसको उसका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो उस दिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस दिन को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड रेफर्स टू द डेट ऑन विच द बॉन्ड मैच्योर। सबसे पहली लाइन अच्छी लाइन है, विच इज द डेट ऑन विच द बोरोवर हैज अग्रीड टू रीपे द प्रिंसिपल। जिस दिन बोरोवर ने अग्री कर लिया है मेरे साथ, बॉन्ड होल्डर के साथ, कि भाई देखो मैं तुमसे 31/12/2024 को ले रही हूँ और मैं तुमको 31/12/2025 को वापस करूंगी। तो 31/12/2025 हमारे पास क्या है, दैट इज द मेच्योरिटी डेट है। ओके, लेट्स कम टू कूपन। कूपन क्या होता है, कूपन मतलब पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट दैट आर मेड बाय द बोरोवर, है ना, टू द लेंडर। अब यहाँ पे अगर कोई जो बोरोवर है अगर उसको पीरियोडिकली इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, जैसे मान लो 3 महीने में उसको इंटरेस्ट चुका रहा है, तो जो इंटरेस्ट है ना उसी को बॉन्ड, देखो ये इंटरेस्ट ही है जो हमको बैंक में अगर एफडी में या सेविंग अकाउंट में हमको क्या बोलते हैं, ये इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक में भी हमको 3 महीने पे ऐसे इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होल्डर को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूपन बोलते हैं। ये इंटरेस्ट रेट ही होता है जो कि पीरियोडिकली उसको मिल रहा है। दे कौन रहा है, जिसने लिया है, जो बोरोवर है वो किसको दे रहा है, वो लेंडर को। लेंडर कौन है, जिसने पैसे दिए हैं। कूपन रेट इज द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज पेड एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द पार वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। अब ये कूपन रेट की बात कर रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज द सेम कूपन रेट, है ना। कूपन रेट क्या है, जिस रेट पे बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको हम कूपन रेट बोलते हैं। यार देखो मैं ऐसे भर भर के इसको क्या ही समझाऊं, ये नॉर्मल सी चीजें। प्रिंसिपल क्या है, द अमाउंट हैज बीन बोरोड, जितना अमाउंट उसने लिया है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं और इसको हम पार वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड भी उसको बोलते हैं। द कूपन इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड कूपन रेट। जो कूपन होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो किसका प्रोडक्ट है, जब हम प्रिंसिपल और कूपन रेट को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तुमने 10th में ये काफ़ी सीख लिया होगा बेसिकली। अब नीचे आ जाओ, व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट पेएबल बाय अ डिबेंचर और अ बॉन्ड। इंटरेस्ट पेएबल बाय अ डिबेंचर या बॉन्ड, जो कि बॉन्ड या डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर बोरिंग द अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इंटरेस्ट पढ़ा था कि इंटरेस्ट क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है ना। इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड बाय अ बोरोवर, एक बोरोवर के द्वारा एक लेंडर को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उसने उसके पैसे को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया है। और वो जो इंटरेस्ट है वो एनुअल हो सकता है, एनुअल मतलब साल में एक बार हो सकता है, सेमी एनुअल मतलब 6 महीने में हो सकता है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में हो सकता है, मंथली मतलब 1 मंथ में हो सकता है। तो इस तरीके का हो गया। ओके, व्हाट आर द सेगमेंट्स इन डेट मार्केट। अभी हम लोगों ने डेट मार्केट के फीचर्स पढ़े थे, है ना। ये डेट मार्केट के फीचर्स हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट के, किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, मैच्योरिटी, कूपन और प्रिंसिपल। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डेट मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं, सिक्योरिटी मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये हमने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से कर लिया था। ओके, अब तुम मुझे ये बताओगे कमेंट में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं डेट मार्केट में कौन कौन होते हैं। बैंक्स होती हैं यहाँ पे ना, बैंक्स भी अपना पैसा सरकार को दे रही होती हैं या डिबेंचर ले रही होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं बड़े बड़े, प्रोविडेंट फंड। अभी देखो, अब म्यूचुअल फंड के पास इतना पैसा क्यों, कैसे आया, तुम देख रहे हो कि जो लोग, जैसे मान लो मैं गई, यहाँ पर था एक एबीसी म्यूचुअल फंड है। ओके, मैंने इसको पैसे दे दिया। अब ये जो मुझे रिटर्न देगा, ये मुझे रिटर्न कहाँ से देगा, इसके घर में क्या पैसे बन रहे हैं, नहीं ना, ये रिजर्व बैंक थोड़ी है जो ये पैसे बना रहा है। ये भी ना फर्दर पैसे को इंटरेस्ट करेगा, सॉरी इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्ट कहाँ पे करेगा, इन्वेस्ट कर देगा डेट मार्केट में, है ना। तो ये भी अपने पैसे को डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा और डेट मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इसको मिलेगा, उससे ये मेरे जैसे छोटे छोटे पिद्दी इन्वेस्टर्स जिन्होंने 100 रुपये लगा रखे हैं, 100 रुपये नहीं लगा रखे, फॉर एग्जांपल समझ लो, तो उनको ये इंटरेस्ट देगा, है ना। प्रोविडेंट फंड जो होते हैं, प्रोविडेंट फंड क्या होता है पता होगा सबको आई थिंक, कि हमारे पापा की
जो हमारे तो आ नहीं रही क्योंकि तो जो हमारे पापा की जो सैलरी होती है उसमें से पीपीएफ कटता है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे कट जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, पीएफ के पास, पीएफ में काफ़ी सारा पैसा होता है क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री इतने सारे जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉयड हैं उनके पैसे कट रहे हैं। अब इसके पास काफ़ी पैसा है, इसको भी हमने पढ़ा था कि पीपीएफ भी जो होता है वो भी लोगों को 8% का इंटरेस्ट देता है कंपाउंडेड एनुअली। तो ये भी इंटरेस्ट कहाँ से दे रहा है, ये भी डेट मार्केट में अपना पैसा लगा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये क्यों दावा कर देती है कि भगवान ना करे कि आपके संग ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पर आपको क्यों कह देती है कि अच्छा आपको इतना सारा पैसा दे सकते हैं, क्योंकि वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आर बॉन्ड्स रेटेड फॉर देयर क्रेडिट क्वालिटी, क्या बॉन्ड्स को क्रेडिट क्वालिटी के लिए रेट किया जाता है, तो यस किया जाता है। मोस्ट बॉन्ड डिबेंचर्स इशूज आर रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। कौन, अब देखो यहाँ पे आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने देखा है पीवाईक्यू में, जहाँ पे ये तीन, इनमें से जैसे चार तुमको बता रखी, ये 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम लिखा था, मतलब 3 का लिखा था और एक कुछ और था, और तुमसे पूछा था कि इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो इसका नाम अच्छे से याद कर लो। एक है क्रिसिल, क्या है, क्रिसिल, केयर, इकरा, फिच। 4 बस एक बारी पढ़ लोगे ना, क्रिसिल, केयर, इकरा, फिच, तो याद हो जाएगा। तो ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि जो बॉन्ड है उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करती है कि इस पे कितना, ये कितना सेफ इंस्ट्रूमेंट है, कितना इसका इंटरेस्ट इसके ऊपर ऑफर किया जा रहा है। हाउ कैन वन अक्वायर सिक्योरिटीज इन द डेट मार्केट, अब कह रहा है कि अब देखो, अब तुम लोग का भी मन इतना डेट पढ़ लिया, तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना कि क्या मैं भी डेट खरीद सकता हूँ या सकती हूँ। तो अब देखो अब कैसे खरीद सकते हैं ये देख लो। यहाँ पे कह रहा है यू मे सब्सक्राइब टू इशूज मेड बाय द गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स, कोई भी खरीद सकता, गवर्नमेंट भी प्राइमरी मार्केट में ला रही है तो हम वहाँ से भी खरीद सकते हैं, और अगर प्राइमरी मार्केट में नहीं है, ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट में पड़ा हुआ है, तो हम स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू डेट मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी 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 लेंथी चैप्टर एंड आई होप कि मैंने तुमको बहुत अच्छे से समझा दिया और तुमको समझ आ गया। कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट में लिख दो। अब हम चैप्टर 5 को शुरू करेंगे। चैप्टर 5 का नाम है डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी के वीडियोस देखे हुए हैं, पहले के वीडियोस देखे हुए हैं, तो तुम्हें पता होगा कि मैंने डेरिवेटिव बताया था कि क्या होता है। डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो अंडरलाइंग प्रोजेक्ट से निकलती है। जिसकी जो वैल्यू है वो किससे निकलती है, किसी भी अंडरलाइंग एसेट से निकलती है। अब हम लोगों ने यहाँ पे शुगर केन का एग्जाम्पल लेके समझा था कि जैसे यहाँ पे मान लो कि ऑलरेडी कोई डील हो रखी है ना, तो कोई जो शेयर होता है उसकी जो वैल्यू होती है, ये कागज कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमने मान लो एक कमोडिटी ले रखी है, शुगर केन है ना। ये डेरिवेटिव क्या होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है किसी भी अंडरलाइंग एसेट से निकलती है। कोई भी अंडरलाइंग एसेट हो सकती है, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, उसके हिसाब से डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो लगाई जाती है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाती हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। तो इन्होंने हमें टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला क्या बता रखा है, फॉरवर्ड्स बता रखा है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई भी कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है दो एंटिटीज के बीच में। दो एंटिटीज कौन होती हैं, दो एंटिटीज हो सकती हैं बायर और सेलर, ठीक है। इन लोगों ने एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पे बायर और सेलर के हिसाब से किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस रखा हुआ है ना, टाइम रखा हुआ है, क्वांटिटी रखी हुई है कि भाई इतनी क्वांटिटी में हम लोग डील करेंगे, इतने टाइम पे डील करेंगे, इतने प्राइस पे डील करेंगे, ये इन दोनों के हिसाब से है और ये इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट, है ना। हर बायर और हर सेलर के हिसाब से अपना अलग अलग कस्टमाइज होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जहाँ पे जो सेटलमेंट होती है वो एक स्पेसिफिक डेट में होती है, जो सेटलमेंट है वो एक स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर। अब एक चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि जो डेरिवेटिव हम खरीदते हैं उसको हम फ्यूचर में डील करते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड डेट इनकी होती है कि अच्छा इस डेट पे हमको ये करना है, और जो प्राइस होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इसमें हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शुगर केन का एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियोस में ले रखा था कि देखो यहाँ पे मान लो कोई शुगर मिल का ओनर है, उसको बोलना है भाई उसको चीनी बनानी है, उसको चीनी बेचनी है अपनी, है ना, शुगर मिल उसको अपनी चलानी है, तो उसको शुगर केन के जो फार्मर्स है उनसे तो उनको डील करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, तो वो फार्मर्स के पास जाएगा, है ना, फार्मर्स के पास जाएगा जो भी सीजन होगा। जब फार्मर्स गन्ने को उगा रहे होंगे तो जो हमारा बायर है ना, जो कि हमारा बायर हो सकता है, मतलब जो शुगर मिल का ओनर है, वो बंदा फार्मर के पास जाएगा, फार्मर से कहेगा देखो भाई मुझे इतनी क्वांटिटी पे, इतने प्राइस पे
और 1 साल के बाद तुमसे इतना गन्ना खरीदना है, इतना क्विंटल गन्ना खरीदना है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, इन दोनों के बीच में हो गया है एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एक फ्यूचर की डेट डिसाइड कर ली है, एक प्री अग्रीड प्राइस पे आ चुके हैं, जो कि जो हमारा बायर है जो खरीदेगा उसने भी कह दिया अच्छा मैं इतने पे खरीद लूंगा, और जो सेलर है उसने भी इतने पे कह दिया कि भाई इस प्राइस पे मान लो 2500 रुपये क्विंटल, क्विंटल में बिकता है गन्ना। तो अब मुझे नहीं पता ये कितना प्राइस है, प्राइस एग्जाम्पल ले लो कि ये 2500 रुपये क्विंटल जो है वो हमारा गन्ना जो है वो बिक रहा है। अब नीचे क्या दे रखा है, नीचे है हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर भी एक तरीके का एग्रीमेंट है जहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं, एक बाय और एक सेल करने के लिए, है ना। एक अगर कोई बंदा बेच रहा है तो दूसरा बंदा खरीद ही रहा होगा, अगर कोई खरीद रहा है तो कोई दूसरा बंदा बेच ही रहा होगा, ऐसे होता है। तो एक जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर एक अग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है जहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं बाय या सेल करने के लिए एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। यहाँ पर भी एक यही चीज़ होती है कि आपका जो टाइम है वो आपने डिसाइड कर लिया है, यहाँ पर आपने जो प्राइस है वो डिसाइड कर लिया है। ये भी एक स्पेशल टाइप के फॉरवर्ड्स हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इन द सेंस दैट फॉर्मर आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट सच एज फ्यूचर्स ऑफ निफ्टी इंडेक्स। अब जो फॉरवर्ड्स है ना वो इतना स्टैंडर्डाइज नहीं होता, वो एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता, वो थोड़ा सा इनफॉर्मल सा रहता है। पर जो फ्यूचर्स है वो फॉरवर्ड का पार्ट तो है, बट वो एक स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है। जैसे कि आप निफ्टी इंडेक्स, अब निफ्टी इंडेक्स किसका है, बीएसई का है, ये एनएससी का है, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो निफ्टी इंडेक्स है वो एनएससी का इंडेक्स है, तो इस एनएससी के इंडेक्स के आप फ्यूचर्स खरीद सकते हो। ओके, तो जो फ्यूचर है वो फॉरवर्ड का टाइप ही है, उसका पार्ट ही है, बट जो फ्यूचर होता है उसमें क्या डिफरेंस है कि वो एक स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक्सचेंज पे उसको ट्रेड किया जाता है। फॉरवर्ड्स आर सम टाइप्स ऑफ, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन इज अ Option is a contract which gives the right but not an obligation to buy or sell underlying at a stated date and at a price, stated price। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो ऑप्शन है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, पर यहाँ पे हमको एक राइट मिलता है, यहाँ पे एक राइट मिलता है कि हम खरीद या बेच सकते हैं। अगर हमें बाय करना है तो हम खरीदेंगे, अगर हमें सेल करना है तो हम करेंगे, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। जो फ्यूचर फॉरवर्ड्स होते हैं उसमें एक तरीके का ऑब्लिगेशन होता है कि अच्छा अगर आपने कह दिया था कि आप खरीदोगे तो आप खरीदोगे ही। ठीक है, मान लो अब जैसे शुगर केन का एग्जाम्पल दिया मैंने, वो जो बायर था उसने बोला था कि मैं 2500 रुपये क्विंटल खरीदूंगा, बट अगले साल आउट ऑफ कुछ भी मान लो कुछ भी अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस हो गए, कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसकी वजह से गन्ने का जो प्राइस है वो 1700 रुपये क्विंटल पे आ गया। बट उस बायर ने क्योंकि कह रखा था ऑलरेडी कि मेरे को मैं तुमसे 2500 रुपये पे खरीद लूंगा, तो वो उससे 2500 रुपये पे ही खरीदेगा। समझ आ रही है। बट इन केस ऑफ ऑप्शन अगर ऐसा हो जाता है और हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और हमने हमारे प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो हमारे पास एक राइट होता है कि हम खरीद या बेच सकते हैं, पर ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमें खरीदना ही खरीदना है। अगर ऑप्शन किया होता हो शुगर मिल के ओनर ने तो ज़रूरी नहीं होता कि वो उस फार्मर से शुगर केन खरीदता, वो बना भी कर सकता था। ओके, यहाँ पे क्या है, स्टेटेड, जो आपका स्टेटेड आपने ऑलरेडी स्टेट कर दिया भाई ये वाली डेट पे, और आपने प्राइस बता दिया है, तो ज़रूरी नहीं है, आपके पास एक राइट होता है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन कि आपको खरीदना ही खरीदना है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर हर कोई ऐसे करेगा तो फ्यूचर तो चल नहीं पाएगा ना। फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एक जो सिस्टम बना रखा है एक्सचेंज ने कि भाई अगर आपने कोई भी अग्रीमेंट कर लिया तो आपको अपनी बात पे खड़ा रहना है कि अच्छा मेरे को मैंने बोल दिया था, मेरे को जैसे कहते हैं ना कि जो बंदा अपनी जबान का ही नहीं वो किसका हो सकता है। तो बंदे को जबान पे रखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बायर है जिसने कहा था कि मैं खरीदूंगा, तो अगर वो ऑप्शन का यूज करना चाहता है, इस ऑप्शन का यूज करना चाहता है कि अच्छा मेरे को ये ऑप्शन मिले कि भाई मैं खरीदना चाहूँ या तो खरीदूं, अगर मैं खरीदना चाहूँ तो खरीदूं और ना खरीदना चाहूँ तो ना खरीदूं, तो ये जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो एक्सचेंज है वो उससे क्या लेता है, वो उससे लेता है प्रीमियम, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। वो आगे आगे भी लिखा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। द राइटर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन हु रिसीव्स द ऑप्शन प्रीमियम, देयरफॉर obliged to sell by the asset if the buyer exercise it on him। अब अगर कोई ऑप्शन
अगर कोई बायर ऑप्शन प्रीमियम दे रहा है ना, और जो राइटर है, राइटर क्या होता है, जो ऑप्शन प्रीमियम चुका रहा है वो तो बायर हो गया, जो राइटर होगा मतलब जो बंदा रिसीव कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा होगा, यहाँ पे हमारा जो शुगर केन का और शुगर मिल के ओनर का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो शुगर मिल का ओनर है वो बायर हो गया क्योंकि वो गन्ना खरीद रहा है, और जो राइटर है वो ऑप्शन में क्या है, वो यहाँ पे राइटर होगा क्योंकि उसको ऑप्शन प्रीमियम मिल रहा है, उसको ऑप्शन प्रीमियम मिल रहा है, देयरफॉर ऑब्लाइज्ड टू सेल बाय द एसेट। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि जो हमारा शुगर केन का जो प्राइस है, अब वो कम से ज़्यादा भी तो हो सकता है, मान लो वो 2500 से 2600 हो गया, पर ये जो बायर था वो ऑप्शन प्रीमियम चुका रहा है ताकि उसके पास ऑप्शन हो। अब उसको तो यहाँ पे बेनिफिट नजर आएगा ना कि मैंने तो इस बंदे से ऑलरेडी 2500 में डील कर रखा था, ऑलरेडी मैंने 2500 में डील कर रखा था, बट क्योंकि जो राइटर है वो ऑप्शन प्रीमियम रिसीव कर रहा है और जो बायर है उसने ऑप्शन प्रीमियम भरा है, इसीलिए उसके पास उसको एक राइट मिल जाता है कि भाई वो लेगा, और जो सेलर है उसको ओबलाइज करना पड़ेगा, उसको अपना एसेट को बेचना ही बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दो तरीके का होता है ना, कभी जो सेलर होता है उसको राइट मिलता है, कभी जो बायर होता है उसको राइट मिलता है। अब यहाँ पे जो कॉल और पुट का एग्जाम्पल दे रखा है ना इन्होंने, जो डेफिनेशन दे रखी है उसमें दोनों जगह बायर बायर लिखा हुआ है, तो इससे हो जाती है कंफ्यूजन। तो तुम बायर ना समझ के इसको समझ लो होल्डर, ठीक है, ऑप्शन होल्डर, जिसके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो कॉल होता है, जो कॉल ऑप्शन है उसका क्या होता है, जो कॉल ऑप्शन है वो एक होल्डर को ये राइट देता है कि आपके पास राइट है बट आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको कोई गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट खरीदनी है, ठीक है। और जो पुट है, जो होल्डर को ये राइट देता है कि आपको कोई क्वांटिटी बेचनी है। तो जो यहाँ पे शुगर केन और शुगर मिल्क का हमने एग्जाम्पल ले रखा है ओनर का, तो कॉल किसको मिलेगा, जो बायर है। बायर कौन है, जो बाय कर सकता है, बाय करने का राइट किसके पास है, जो शुगर मिल का ओनर है। और जो पुट है वो किसको मिलेगा, जो सेलर होगा, जो सेल करने का, बट नॉट द सेल, है ना, जो सेल कर सकता है वही तो सेलर है। तो वो जो शुगर मिल का फार्मर, जो शुगर केन का जो फार्मर है उसके पास ये पुट राइट होगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि एनएससी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं, निफ्टी, सीएनएक्स आईटी, बैंक निफ्टी 116 सिंगल स्टॉक्स हैं उसके पास। वारंट्स क्या होता है, अभी हमने देखा क्या, फॉरवर्ड्स देख लिया, फ्यूचर्स देख लिया, ऑप्शंस के 2 टाइप देख लिए, कॉल्स एंड पुट। कॉल किसके पास होता है, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, एक बाय करने की होती है हमारे पास, और एक जो पुट है वो सेल करने के लिए होती है। अब वारंट्स क्या होगा, जो ऑप्शंस होते हैं उनके जो लाइव्स होती है ज़्यादातर वो 1 ईयर की होती है। अब मेजॉरिटी जो ऑप्शंस होते हैं उनकी जो मेचोरिटी होती है वो कितनी होती है, 9 मंथ से पहले लोग कर देते हैं काम खत्म अपना। लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस, जो लॉन्गर डेटेड ऑप्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, वारंट्स बोलते हैं, एंड जनरली ट्रेडेड ओवर द काउंटर। अब यहाँ पे देखो कि जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इन्होंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो ऑप्शंस हैं वो जनरली लोग 1 साल के लिए रखते हैं, बट मेजॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी ऑप्शंस 9 मंथ्स के लिए रखे जाते हैं। तो अगर कोई ऑप्शन इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक रखे जा रहे हैं तो उन ऑप्शंस को हम लोग कहते हैं वारंट्स। प्रीमियम की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है कि प्रीमियम जो होता है वो अपफ्रंट देना पड़ता है, पहले से देना पड़ता है। द प्रीमियम इज द प्राइस फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय और सेल, है ना। प्रीमियम क्या है, आपको इसलिए आप चुका रहे हो ताकि आपको एक बाय करने का या खरीदने का जो राइट है वो मिल जाए। ये ऑप्शन क्या होता है हमने देख लिया था, इट इज अ प्राइस पेड बाय ऑप्शन बायर टू ऑप्शन सेलर फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय और सेल। ओके, जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं वो ऑलवेज अपफ्रंट पे किए जाते हैं, जो अग्रीमेंट है उसकी डेट से पहले पे करना पड़ता है। कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है, कमोडिटी एक्सचेंज क्या है, एक एसोसिएशन है। अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे स्टॉक्स डील हो रहे हैं, कमोडिटी एक्सचेंज में कमोडिटी एक्सचेंज होती है, सिंपल। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि a commodity exchange is an association or a company of any other body corporate organizing future trading in commodity। कोई भी बॉडी, कोई भी एसोसिएशन अगर वो किसी भी कमोडिटीज़ में है ना, अगर मैंने अभी बोला ना कि जहाँ पे स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं वहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे। जहाँ पे हम लोग कमोडिटीज़ में डील कर रहे हैं, जो हमको ऑप्शन दे रहा है कि भाई ये हमको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि कमोडिटीज़ में डील कर सकते हो आप यहाँ पे आके, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कमोडिटी एक्सचेंज बोलेंगे। बाकी सारी ऐसी बातें हैं, उसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय कमोडिटी। अब इतनी देर से कमोडिटी कमोडिटी बोल रहे हैं, कमोडिटी का मतलब क्या होता है। जब हम लोगों ने सिक्योरिटीज़ पढ़ा था
तो भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो सिक्योरिटीज़ वर्ड है वो कौन से एक्ट में डिफाइन है। पर अब जब हम कमोडिटी पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कमोडिटी किस, ये जो वर्ड है कमोडिटी, ये जो गुड्स होता है, ये किस एक्ट में डिफाइन है। तो FCRA, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1952 ये डिफाइन करता है गुड्स को। अब गुड्स इसने क्या बोला है, गुड्स, ये किन किन चीज़ों को गुड्स समझते हैं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी और सिक्योरिटीज। कोई भी एक्शनेबल क्लेम, मनी या सिक्योरिटी को छोड़ के जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिसको भी आप मूव कर सकते हो, ठीक है, वो सब गुड्स में आ जाएंगी। ओके, गुड्स में हर चीज़ आ सकती है, किताबें, लकड़ी, सोना, हीरा, दालें, गेहूं, यू नेम इट एंड इट इज देयर इन द कमोडिटी। एवरीथिंग इज कमोडिटी एक्सेप्ट सर्विसेज, एक्सेप्ट मनी, सिक्योरिटी। मान लो आपका, आपके बैग्स, आपकी बुक्स, आपका बॉटल, आपका लोहा, आपका स्टील, आपका ये सब जितनी भी सब चीज़ें हैं ना, ये सब कमोडिटीज़ में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे जो ये कह रहा है कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो गुड्स और कमोडिटीज़ में ये परमिट कर रखी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको परमिट करती है। एट प्रेजेंट ऑल गुड्स ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, एट प्रेजेंट ऑल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल, जैसे कि प्लांटेशन भी, मिनरल, फॉसिल ओरिजिन आर अलाउड फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द कमोडिटी एक्सचेंज रिकॉग्नाइज अंडर FCRA। मैंने बोला ना कि जितने भी मिनरल हैं, जितने भी फॉसिल हैं, गोल्ड, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, फलाना ढेकाना, मिनरल जितने भी हो गए, आयरन, स्टील, जितनी भी चीज़ें हैं, प्लांटेशन, जितने भी आप, रबर, जितनी कॉफ़ी, खाने की सारी चीज़ें, मतलब इन जो खेतों में उगती हैं, चाउमीन नहीं तो वो सारी जो प्लांटेशन है, वो सारी चीज़ें कमोडिटी में आ जाती हैं। अब ये कह रहा है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। अब जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी होती है, उस मार्केट ट्रेड को हम लोग बोलते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी देख लिया था कि डेरिवेटिव वो शेयर का टाइप होता है जहाँ पे उसकी वैल्यू किसी भी अंडरलाइंग एसेट से निकलती है, ठीक है। अब अगर जैसे मैं तुमको इतनी देर से जो एग्जांपल दे रही हूँ ना, शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन, ये एक कमोडिटी है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था वो हमने किसके बेसिस पे किया था, वो हमने शुगर केन के बेसिस पे किया था। यहाँ पे हम लोग किसका वैल्यू लगा रहे थे, इस पर्चे का वैल्यू नहीं था। वो जो मैं बोल रही हूँ तेरे से 2500, 1700, 2600, ये सब जो मैं बोल रही हूँ इतनी देर से, अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो 2500, 2600, 2700, 1700, ये सब मैं प्राइसेस जो इतनी देर से बोल रही हूँ, दीज आर द प्राइसेस ऑफ शुगर केन्स। ये कोई इस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस नहीं है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है, वो एक कमोडिटी है, वो एक कमोडिटी है। कमोडिटी वो क्या है, वो है कमोडिटी हमारी शुगर केन। जितना मीठा बात आज इस वीडियो में हुआ है ना, शुगर केन, उतना किसी वीडियो में नहीं हुआ होगा। ओके, तो शुगर केन के अलावा भी होती है यार, इसे देखो, वीट, सोयाबीन्स, रेपसीड, कॉटन, प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब होती हैं कमोडिटी। और अगर कोई भी डेरिवेटिव का ये अंडरलाइंग एसेट बन जाती है तो उस डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। अगर देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत कम कम समझा रही हूँ, तो यार इसमें बहुत ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, समझ आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई चिट्ठा खोल के बताऊँ। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मुझे कॉमेंट में लिख देना, मैं तुमको हेल्प करूँगी। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आई थिंक खत्म हो गया चैप्टर, ये छोटा सा पिद्दी सा चैप्टर है, हो जाएगा खत्म मामला इसका 2 मिनट में। अभी डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव। अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है, जहाँ पे हमारी डेरिवेटिव की अंडरलाइंग एसेट क्या होती है, कोई बॉन्ड है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई डिबेंचर है, कोई शेयर है, कोई सिक्योरिटी है ना, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेयर जो होते हैं वो है। और कमोडिटी डेरिवेटिव क्या है, जिसकी अंडरलाइंग एसेट कौन सी है, कोई कमोडिटी है, जैसे कि वीट, जैसे कि चावल, जैसे कि गन्ना, जैसे कि फलाना फलाना। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स द सेम। जो बेसिक चीज़ है ना डेरिवेटिव के बारे में, वो सेम ही रहती है। हाउएवर देयर आर सम फीचर्स विच आर वेरी पिक्यूलियर टू बी कमोडिटी मार्केट, है ना, क्योंकि अब देखो, जो भी वैसे जो डेरिवेटिव है उसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो सेम ही रहते हैं। बेसिक फीचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई डिफरेंस आ जाएगा। बस ये होता है कि हमारे जो अंडरलाइंग एसेट है, ये जो वर्ड मैं इतनी देर से बोल रही हूँ ना, ये तुम्हें लिखना ही लिखना है, ये डेरिवेटिव के लिए ही बनाया गया है। ये जो वर्ड है इस दुनिया में आया है डेरिवेटिव के लिए, ऐसे समझ लो तुम। अभी इतनी तुम्हारी जो लिमिटेड नॉलेज है अभी तक की, उसके हिसाब से समझ लो कि ये जो वर्ड है ये डेरिवेटिव से रिलेटेड ही है। ओके, तो जब भी डेरिवेटिव लिखोगे तो ये वर्ड तो मस्ट है, अगर ये नहीं लिखा तो फिर
ऊपर वाला तुम्हें बचा सकता है कि नहीं, मैं इसका दावा नहीं कर सकती क्योंकि पता नहीं मुझे मेरी उनसे डील नहीं हुई इस मामले में, ठीक है, तो समझ लो। बट यहाँ पे कह रहा है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो है उसके कुछ पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं। जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है उसमें आप कैश से सेटल करते हो मामला कि भाई लाओ पैसे लाओ, है ना। पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास फिजिकल चीज़ें होती हैं। इवन इन द केस ऑफ फिजिकल सेटलमेंट अगर हम फाइनेंशियली की बात करें तो फाइनेंशियल एसेट्स उतने बल्कि नहीं होते। ये जो कमोडिटी मार्केट और फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट है इसका डिफरेंस मैंने अपने वन स्टॉप सोल्यूशन में तुमको बहुत अच्छे से दे रखा है, तुम वहाँ से देख सकते हो। ये एक बुक बन गई है इसे बनाते बनाते, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे मैंने दे रखा है टाइब्यूलर फॉर्म में, तुम्हें मज़ा आ जाएगा देख के। यहाँ पे भी देख लो, फाइनेंशियल एसेट जो होती है वो उतनी बल्कि नहीं होती, पर अगर हम कमोडिटी में डील करें तो वो काफ़ी बल्कि मामला हो जाता है ना। ड्यू टू द बल्कि नेचर ऑफ अंडरलाइंग एसेट, फिजिकल सेटलमेंट इन कमोडिटी डेरिवेटिव क्रिएट्स द नीड फॉर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं वहाँ पे वेयर हाउसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कमोडिटी मार्केट में वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें जो फाइनेंशियल अंडरलाइंग्स हैं, जो फाइनेंशियल अंडरलाइंग्स जो होती है एसेट हमारी, उसमें क्वालिटी एसेट कुछ नहीं होती है। मतलब क्या मतलब, आपको कोई चीज़ दिख भी नहीं रही है, हम जब शेयर ऑनलाइन ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें क्वालिटी कुछ नहीं होता, प्राइस क्वांटिटी। बट अगर हम कोई कमोडिटी खरीद रहे हैं, जो कमोडिटी मार्केट है वहाँ पे जो क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी के बिना तो मामला सभी खराब ही है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इन द केस ऑफ कमोडिटी क्वालिटी ऑफ एसेट अंडरलाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट कैन वेरी एट टाइम्स। अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो वो ट्रेड शायद ना भी हो पाए, है ना। तो हमको 3 चीज़ें पता चल गई हैं। मामला कैश में सेट होता है, यहाँ पे सेट होता है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है वो गुड्स हमारी ये लगती हैं, उसके बाद मामला हमारा सेट होता है। ये मैं मामला क्यों बोले जा रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा मामला सेट करना है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल है इसके लिए हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। बट यहाँ पे जो कमोडिटी मार्केट है हमको यहाँ पे वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो क्वालिटी होती है, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट होता है उसमें क्वालिटी मैटर नहीं करती, बट जो कमोडिटी मार्केट होता है उसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। और ये बल्कि नहीं होता। दूसरी चीज़ कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें कुछ बल्कि जैसा नहीं होता, जो कमोडिटी मार्केट होता है वो उसमें कमोडिटी में डील कर रहे हैं क्योंकि, तो ये जो हमारी चीज़ें हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं वो बल्कि होती हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। अब ये चैप्टर हो गया। हाँ, ये चैप्टर खत्म। उसके बाद हम आ जाते हैं इस चैप्टर पे टेंशन खत्म करके, चैप्टर 6 जो कि हमारा डिपॉजिटरी है। तो देखो यार, डिपॉजिटरी के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि डिपॉजिटरी क्या होता है, क्या होती है। तो देखो, जो डिपॉजिटरी होती है ना वो एक बैंक की तरह होती है ना। बैंक से इसके फंक्शन कुछ डिफरेंट भी होते हैं और ये कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। अब सिमिलैरिटीज़ देखते हैं सबसे पहले कि बैंक और डिपॉजिटरी कैसे, इन्होंने कहा कि सेम है। हम कह रहे हैं कि बैंक और डिपॉजिटरी इसलिए सेम है क्योंकि जो बैंक होती है ना वो भी किसी चीज़ को संभाल के रखती है डिपॉजिटर्स के लिए, जैसे कि फंड्स। जो डिपॉजिटरी होती है वो भी किसी चीज़ को बचा के रखती है अपने डिपॉजिटर्स के लिए, जैसे कि सिक्योरिटीज़, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को संभाल के रखती हैं। बैंक किसको संभाल के रखता है, फंड्स को। डिपॉजिटरी किसे संभाल के रखती है, सिक्योरिटीज़ को। बट दोनों क्या काम कर रहे हैं, एक डिपॉजिटर का कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको सेव करने का काम कर रहे हैं। तो दिस इज द मेन सिमिलैरिटी बिटवीन डिपॉजिटरी एंड अ बैंक, है ना। हम यहाँ पे अब कंपैरिजन भी दे रखा है, अब इसको तुम खुद पढ़ लो। ये डिपॉजिटरी कैन बी कंपेयर्ड विद द बैंक विद होल्ड्स फंड्स फॉर डिपॉजिटर्स, है ना, और जो सिक्योरिटीज़ होती हैं फॉर डिपॉजिटर। और यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है ना, ये मैंने अपने वन स्टॉप सोल्यूशन में भी दिया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुम इसको अच्छे से पढ़ लेना। कोई इतना हार्ड ये है ही नहीं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जितने भी मैथ साइंस तुम इतना हार्ड पढ़ पा रहे हो तो ये तो बेटा कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब मस्त चीज़ है, मतलब इसको देख के तो तुम्हें बल्कि ऐसा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि अच्छा कुछ भी इतना हार्ड पढ़ के आया, अच्छा इतना ईजी पढ़ना है, अब तो मैं पढ़ ही लूँगा, तो टेंशन मत लो, है ना। तो बैंक और डिपॉजिटरी में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस। तो हमारा मन कर रहा है कि हम पिंक कलर ले लें, तो हम ले लेते हैं। तो जो बैंक होता है ना वो किस अपने अकाउंट में क्या संभाल के रखता है, फंड्स, ठीक है। जो डिपॉजिटरी होता है वो क्या संभाल के रखता है, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती है, इसके बारे में हम चैप्टर 1 से लेके 5 तक काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर तुम लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो चेक देम। उसके बाद जो बैंक होता है वो अकाउंट्स के बीच में क्या ट्रांसफ़र करता है, फंड ट्रांसफ़र करता है। क्या ट्रांसफ़र करता है, फंड ट्रांसफ़र करता है। जो डिपॉजिटरी होती है वो क्या ट्रांसफ़र करती है, अब तुमको पता है कि जो जिसके पास होगा वो वही तो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो डिपॉजिटरीज के पास क्या है, डिपॉजिटरीज के पास सिक्योरिटीज़ है, तो वो वही ट्रांसपोर्ट करेगी ना। और बैंक के पास क्या है, फंड है, तो वो बैंक
जो है वो फंड को संभाल के रखता है और फंड को ही ट्रांसफ़र करता है। फैसिलिटेट्स ट्रांसफर्स विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। अब क्या होता है कि बैंक में अगर जैसे हम लोग आजकल पूरे दिन यूपीआई करते रहते हैं जो, उसमें क्या होता है हमको हैंडल थोड़े करना है पैसा। जो बैंक है वो हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, हमारा पूरा सिस्टम फैसिलिटेट करने के लिए हमको एक जगह दे देती है ना। उसके बाद हमें हैंडल नहीं करनी मनी, वो हमारा लिए सब कुछ कर देती है बैंक। इसी तरीके से अगर हम सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई सिक्योरिटीज़ थी, नाउ आई वांट टू सेल दो सिक्योरिटीज़, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वो बेचना है। ट्रांसफ़र डिपॉजिटरी खुद से करेगी, उसमें मेरा कोई काम नहीं है कि मैं जाऊँगी, मैं उसको पेपर सबमिट करूँगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपॉजिटरी जैसे बैंक करती है ना, आई होप तुम समझ गए होगे, है ना। बैंक जैसे हमारा पैसा ट्रांसफ़र करती है, हमें हर बार की बैंक की ब्रांच थोड़ी जाना पड़ता है, हम चीज़ें करते हैं, बैंक अपना आप खुद ही मैनेज कर लेती है कि अच्छा उसके अकाउंट से डेबिट कर दिया, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इसी तरीके से डिपॉजिटरी भी करती है। फैसिलिटेट्स सेफ कीपिंग ऑफ मनी। अब जो बैंक है वो किसका ध्यान रखती है, आपके पैसों का ध्यान रखती है, सेफ कीपिंग ऑफ मनी। जो डिपॉजिटरी है वो क्या करती है, सेफ कीपिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर तुम लोग फिर भी ना इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो टू डिपॉजिटरीज इन्होंने इंडिया में बता रखी है। सबसे पहले हमारे पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड दूसरी क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब इसका जो फुल फॉर्म है ना, ये तुमसे पूछा जा सकता है कि एनएसडीएल का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या है। देखो एनएसडीएल में जो एस है ना, एस उस वहाँ पे आता है सिक्योरिटीज़, और जो सीडीएसएल में एस है ना, वहाँ पे सर्विसेज आता है। कुछ बच्चे, जब मैंने पिछले बार जब वीडियोस बनाए तो मैंने ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और तुम इस वीडियो में भी कमेंट में लिख देना कि एनएसडीएल और सीडीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों ने सर्विसेज की जगह, कई बच्चों ने सर्विसेज की जगह सिक्योरिटीज़ लिख दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि सिक्योरिटीज़ की तो बात हो रही है तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ आएगा। नहीं डालेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ नहीं आएगा, यहाँ पे सर्विसेज आएगा। तुम छोटी सी गलती के चक्कर में अपने मार्क्स मत कटा लेना, है ना, तो मैं बता रही हूँ तुमको ऑलरेडी। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDSL, and what is the full form of NSDL is National Securities Depository Limited. Okay, लेट्स कम टू दिस पोर्शन, बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। अब मेरे से कोई पूछेगा कि ये डिपॉजिटरी आई ही क्यों, डिपॉजिट के बिना भी तो हम लोग पेपर को अपने पास संभाल संभाल के काम कर रहे थे ना, हम खुद से ट्रांसफ़र कर रहे थे ना, तो क्यों ही डिपॉजिटरी आई। अब देखो मैंने दो रीज़न तो तुमको इसी में बता दिया कि डिपॉजिटरी क्यों आई। इन दिस हैसल वर्ल्ड जो कि आजकल चल रहा है, किसी के पास देखो इतना टाइम नहीं है कि उस बंदे के पास जाएगा, है ना, उससे ट्रांसफ़र करवाएगा ओनरशिप, उसके बाद कागजात को संभाल के रखेगा। मैं तो ऐसी इंसान हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी भूल जाऊँ, सोचो। जो मैंने, और लोग कहते हैं ना कि कहीं और लिख के रख लो, भाई मैं वो जगह भी भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ लिख के रखा, तो मैं ऐसी इंसान हूँ। तो अगर आप मेरे को कुछ कागजात संभाल के दे दोगे रखने के लिए, तो मैं नहीं रख सकती हूँ। तो मेरे जैसे बंदे को क्या चाहिए कि भाई एक जगह सेव हो जहाँ पे मैं जाऊँ तो मुझे दिख जाए, तो इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाता है। ये नहीं है कि आपको बैंक जाना है या डिपॉजिटरी जाना है, ये मतलब बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, क्योंकि पैसे भी तो लगते हैं ना, और उसके बाद डिपॉजिटरी से आपको शेयर का ओनरशिप ट्रांसफ़र करवानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपॉजिटरी से अगर आपने पार्टिसिपेशन अगर डिपॉजिटरी से किया है, तो डिपॉजिटरी आपके बिहाफ पे सारा काम कर देगी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। जिसने बाय किया होगा उसको डिपॉजिटरी मिल जाएगी, जिसने बाय किया होगा उसको शेयर्स मिल जाएंगे, एंड जिसने सेल किया होगा उसको पैसा मिल जाएगा। पैसा कौन आता है बैंक में, इसके पैसा कैसे सेलर के पास जाता है, इसके बीच में बैंक आता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आता है, वो पूरा एक साइकिल है, पूरा काम जैसे होता है इनका। फिर आप अगर आप 12th में FM पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वो फन है बहुत अच्छा। नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, कोई तरीके की स्टैम्प ड्यूटी आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, क्या हो जाता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट जैसे होते हैं, बैड डिलीवरी हो जाती है, मान लो गलत डिलीवरी हो गई, है ना, या फिर फेक सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी आपको कर दी, मतलब वैसे पेपर में हो सकता है ये सब चीज़ें, पर ऑनलाइन में बहुत ही मतलब रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। रिडक्शन इन पेपर वर्क, जहाँ पे भी जैसे ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ में पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया है। ये नहीं होगा कि आप अपने कागजात लेके वहाँ पे गए हो, ये कागज़ है वो कागज़ है ना, इसको रिड्यूस कर दिया है, एकदम ऑनलाइन सब कुछ चलता रहता है। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है आपका वो कम हो गया। अब देखो अगर आप अपने घर से निकल के पेपर्स को फोटोकॉपी करा के फाइलों में रख के लेके जाओगे किसी दूसरी जगह, वो बंदा पैसा लेके आएगा, वो बोथ आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड वेस्टिंग देयर मनी, है ना। तो इसका जो कॉस्ट है ये बहुत कम हो चुका है जब ये आप अपने घर के कंफर्ट से ऑनलाइन सिस्टम से
आप बैठ के आराम से कर सकते हो। तो इसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। देखो, और यहाँ पे ये 5 तुम लोग बस अच्छे से याद कर लो और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग यार देखो, अगर मैं किसी चीज़ में कोई पॉइंट छोड़ दे रही हूँ तो तुम बोल रहे हो कि यार दीदी आपने पॉइंट छोड़ दिया। देखो यार, दिस इज़ द लास्ट टाइम रिविजन वीडियो। मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस देखे होंगे, तुमने ऑलरेडी कुछ पढ़ा होगा। अगर तुमने नहीं भी पढ़ा तो मुझे पता है कि मैं तुमको इतने अच्छे से समझा रही हूँ कि तुम एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज डन डायरेक्टली बाय द डीपी एलिमिनेटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद कंपनीज। अब जो डीपीज होती है ना, डीपीज क्या होती है वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, बेसिकली एजेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी, जो कि इन्वेस्टर को हेल्प कर रहे होते हैं। तो उसके थ्रू आपकी ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज हो जाएगी। आपको कंपनी को बीच में आने की जरूरत नहीं है, लोगों को बीच में आने की जरूरत नहीं है, काम करने की बीच में मतलब जरूरत नहीं है। होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन अ सिंगल अकाउंट। आपके पास एक सिंगल अकाउंट होगा, अपना डीमैट अकाउंट, और आपने जो भी खरीदा हुआ है, आपने बॉन्ड खरीदा हुआ है, आपने डिबेंचर खरीदा हुआ है, आपने डेरिवेटिव खरीदा हुआ है, इक्विटी खरीदा हुआ है, जितने भी कोई भी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा हुआ है, वो सारा आपका एक सिंगल अकाउंट में आ जाएगा। आपको ये ज़रूरत नहीं कि अच्छा मुझे ये मैंने खरीदा तो इसके लिए मुझे डिफरेंट अकाउंट चाहिए, इसके लिए मुझे डिफरेंट अकाउंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट कम टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया है। सबसे पहले से पढ़ेंगे, दीज एजेंट्स आर अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। अब देखो, ये जो एजेंट्स होते हैं, पहले हमें पता चल गया कि ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं ये होते हैं एजेंट। किसके एजेंट होते हैं? ये डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं, एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। ठीक है। और ये क्या करते हैं? बेसिकली सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को सर्विसेज देते हैं। अभी जितनी भी इन्वेस्टर जो ये काम जो आपको बेनिफिट हो रहा है ना डिपॉजिटरी से पार्टिसिपेशन करने पे, दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, मतलब अपफ्रंट पे तो आपको ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही करके दे रहा है ना। तो ये सारी जो सर्विसेज हमको मिल रही है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की वजह से मिल रही है। तो जो डिपॉजिटरी होती है वो क्या करती है? हमको सर्विसेज देती है इन्वेस्टर्स को थ्रू इट्स एजेंट, जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, और वो सेबी से अप्रूवल हो। अब ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है 1 मार्क के, कि वो आरबीआई से अप्रूवल लेती है, सेबी से लेती है, एमईए से लेती है, एमसीए से लेती है, जितने भी आपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज पढ़े थे, मैं भी उसमें से किसी का नाम पूछ ले, है ना। कोई भी फालतू कोई गलत मिनिस्ट्री का आपको मतलब ऑप्शन दे दे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है वो सेबी से अप्रूवल लेता है। अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, 3 कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज, जैसे कि बैंक्स, कौन कौन होती है? डिपॉजिटरी यहाँ पे बता रखा है, बैंक होती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, और सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर। ये क्या होते हैं? ये आपके डीपी की तरह ये जो काम कर सकते हैं, कैन बिकम डीपी। ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि अच्छा कौन से 3 लोग बन सकते हैं, तो याद रखो कौन कौन बन सकता है। ये बैंक बन सकता है, आपका जो सेबी अप्रूव्ड ट्रेडिंग मेंबर है वो डीपी बन सकता है। ठीक है। और कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी फाइनेंशियल अगर इंस्टीट्यूशन है वो आपका क्या बन सकती है? वो आपका डीपी, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो आपका बन सकती है। ठीक है। और अप्रूवल किससे चाहिए? इसको सेबी से चाहिए। होता कौन है? ये एजेंट्स होता है डिपॉजिटरी के, जो कि इन्वेस्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, सर्विसेज टू इन्वेस्टर। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। यार देखो, याद रखने की कोशिश करो। मुझे पता है कि मैं एक ही वीडियो में 2-3 बार एक बात को रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को ना यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, दोबारा बार बार मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आई नो तुम लोगों ने बहुत एफर्ट नहीं मारा है, अगर जिसने मारा है तो उसको मेरा दंडवत प्रणाम कि तुम कितने प्यारे हो कि तुमने एफर्ट मारा है। ठीक है। डज वन नीड टू कीप एनी मिनिमम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज़? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रेजेंट टाइम पे आपके पास पैसे नहीं है, आपका मूड नहीं है किसी में इन्वेस्ट करने का, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ खरीदने की, खाली अपने अकाउंट में मेरे तरह मिनिमम बैलेंस भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो पे रहो। ठीक है। ज़ीरो पे रहो ताकि बैंक तुम्हारा जैसे तुम पैसे डालो वो तुम्हारा पेमेंट काट लेनी, ऐसा नहीं होगा, मजाक कर रहे हो, है ना। तो तुम्हें डिपॉजिटरी में कुछ भी बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम ज़ीरो बैलेंस मतलब यू कैन हैव ज़ीरो सिक्योरिटीज़ इन योर अकाउंट, डीमैट अकाउंट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं ISIN। इसका फुल फॉर्म यू शुड रिमेंबर। ठीक है। मे भी तुमसे पूछा जा सकता है कि ISIN का फुल फॉर्म क्या है। तो ISIN क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये देखो, ये इसके जो फुल फॉर्म है ये तुमको सब कुछ बता देगा। जब तुम फुल फॉर्म पढ़ोगे या याद करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ ISIN। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटीज़ को, है ना, हर सिक्योरिटी को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है। एक 12 डिजिट्स का नंबर होता है ये,
तो उसमें क्या होता है, हर सिक्योरिटी की अपनी अलग एक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे एक क्यूआर कोड होता है ना, हर बंदे का क्यूआर कोड अलग होता है। आपको सारे क्यूआर कोड सेम ही दिखेंगे, बट वो सेम होते नहीं है ना। तो उसी तरीके से वो जो नंबर होता है वो हर एक सिक्योरिटी को यूनिक बनाता है, और हर एक सिक्योरिटीज़ का अपना एक अलग नंबर होता है। तो दिस इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम ISIN बोलते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म तुम लोग याद कर लेना। व्हाट इज़ अ कस्टोडियन। अब कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन देखो, मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ पहले। कस्टोडियन उस इंसान को या उस जगह को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो आपका सामान ना संभाल के रखे, है ना, जो आपकी चीज़ों को संभाल के रखे। तो अगर हम डिपॉजिटरी या फिर स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कस्टोडियन को पढ़ते हैं, तो कस्टोडियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बाहर आती है निकल के, जो हमारी सिक्योरिटीज़ को सेफ गार्ड करती है, हमारी सिक्योरिटीज़ का आना जाना रजिस्टर करती है, हमारी सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर करती है, सबसे बड़ी बात रजिस्टर करती है। और उसको सेफगार्ड करने का काम भी कौन करती है? कस्टोडियन करती है। कस्टोडियन एक लड़की है, ठीक है। बिसाइड सेफ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम सच में मत मान लेना। कस्टोडियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लड़का लड़की कोई भी काम कर सकता है। बिसाइड सेफ गार्डिंग सिक्योरिटीज, अ कस्टोडियन ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। अब देखो, कॉर्पोरेट एक्शन तुम लोगों को अभी पता नहीं चला है, वो तुम्हें 8 चैप्टर में, मिसलेनियस वाले चैप्टर में सबसे पहले पता चलेगा कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। बट लेट मी टेल यू थोड़ा सा। कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, एक्शन का मतलब जो हम नहीं कर पा रहे ज़िंदगी में, एक्शन कुछ काम ढंग का। तो जब कंपनी होती है वो कोई भी ढंग का काम करती है, ढंग का काम इन द सेंस, जब भी वो कुछ भी अनाउंस करती है, मान लो कि वो कुछ काम कर रही है, जैसे मान लो वो बाय बैक कर रही है। अब तुम्हें बाय बैक भी पता नहीं, पता होगा कि नहीं। बाय बैक अगर तुम्हें पता हो तो बहुत अच्छी बात है। जब सिक्योरिटीज़ कंपनी लोगों से वापस खरीद रही होती है, या फिर मान लो कंपनी ने बोला कि अब मैं डिविडेंड बढ़ा रही हूँ, डिविडेंड मैं बढ़ा रही हूँ, ठीक है, मुझे डिविडेंड अनाउंस करना है, अभी मुझे लोगों को डिविडेंड देना है, ठीक है, ये एक कॉर्पोरेट एक्शन हो गया। अगर मैं बोलूँ कि मैं स्टॉक स्प्लिट कर रही हूँ, स्टॉक स्प्लिट करने का क्या मतलब होता है, ये भी तुम 8 चैप्टर में पढ़ोगे, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो कि कोई शेयर 2,000 रुपये का मिल रहा था, 2,000 रुपये का मिल रहा था, तो कम इन्वेस्टर उसको खरीद पा रहे थे। तो कंपनी ने क्या सोचा कि हम इसे कर देते हैं स्टॉक स्प्लिट। तो 1,000 और 1,000 का शेयर हम कर देते हैं, 1,000 और 1,000 का शेयर हमारा ये कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये वाले जो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट पैसा कर पाएंगे, है ना। ये तरीके, ये छोटा सा एग्जाम्पल है स्टॉक स्प्लिट का। आगे बहुत सी बातें होती हैं जो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, 8 चैप्टर में करेंगे पूरी बातें, है ना। तो बस मैंने थोड़ा सा क्लू दे दिया तुमको, ताकि तुम्हें हर चैप्टर के बारे में, मैं ऐसे कर रही हूँ कि हर चैप्टर के बारे में कोई चीज़ आती है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि तुम्हें ये ना हो कि अच्छा मैंने तो ये कभी सुना नहीं, है ना। तो ऐसे भी मत जाना पेपर देने। और अगर तुम वन स्टॉप सोल्यूशन ले लोगे तो तुमको तो फिर तुम्हें हो ही नहीं सकता ऐसा कि तुमने कोई क्वेश्चन सुना नहीं है, तुम्हें किसी के बारे में पता नहीं। तो यहाँ पे देखो, बिसाइड सेफ गार्डिंग सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ हमारी सेफ गार्ड करने के अलावा भी जो कस्टोडियन है वो क्या करता है, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं कंपनी के, वो कंपनी की सिक्योरिटीज़ पर इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं, है ना। अगर मान लो, अब मैंने बोला, उससे मैंने मैंने मान लो मैं अपने सपनों की दुनिया में 10 करोड़ की कंपनी की 10 करोड़ बहुत छोटा हो जाएगा यार, 100 करोड़, 100 करोड़ की कंपनी की मालिक हूँ, है ना, मालकिन हूँ। तो मैंने अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन दिया है तो मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे शेयर होल्डर्स के ऊपर मेरी बात का इम्पैक्ट पड़ेगा, और मेरी सिक्योरिटीज़ और शेयर होल्डर्स की सिक्योरिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका ध्यान कौन रख रहा है? इसका ध्यान रख रहा है कस्टोडियन। तो कस्टोडियन जो है वो कॉर्पोरेट एक्शन का भी ध्यान रखता है कि कंपनी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। अब आते हैं कि इसके काम क्या होते हैं। मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटी अकाउंट, क्लाइंट का जो सिक्योरिटी अकाउंट होता है उसको मेंटेन करके कौन रखता है? उसको मेंटेन करके रखता है कस्टोडियन, ठीक है। कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और राइट्स अक्रूइंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो, जैसे कोई भी राइट्स है या कोई यह बेनिफिट है जो कि सिक्योरिटीज पे मिल रहा है तो क्लाइंट को मिलेगा। तो वो जो क्लाइंट को मिलने वाला जो राइट है या जो बेनिफिट है उस सबको कलेक्ट कौन करता है? कस्टोडियन। उसको डिविडेंड समझ लो, है ना। डिविडेंड जैसे अगर मिल रहा है तो, या कोई राइट इशू मिल रहा है, तो इन सब का ध्यान कौन रखता है? इन सब का ध्यान रखता है कॉर्पोरेट ये कस्टोडियन, ठीक है। कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन टेकन और टू बी टेकन बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज हैविंग अ बेयरिंग ऑन द बेनिफिट्स और राइट्स। अब देखो, ये ना क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म रखते हैं, क्लाइंट्स को बताते रहते हैं कि आपके इशू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड ये चीज़ अच्छी है चीज़ बेकार है ना। कोई भी बेनिफिट्स या कोई भी राइट्स उसको अगर मिलने वाले होते हैं तो जो क्लाइंट्स है उसको बता देती है कस्टोडियन, है ना। तो आई होप तुमको कस्टोडियन के ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे। कस्टोडियन क्या है? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर करती है, आपकी सिक्योरिटीज़ को सेफ गार्ड करती है। कस्टोडियन कॉर्पोरेट एक्शन का भी ध्यान रखती है कि जो मेरा क्लाइंट है उस पर किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो भी अगर बेनिफिट या कोई राइट उसको मिलने वाला है तो उसका ध्यान भी रखती है ना। सिक्योरिटीज़ अकाउंट है जो क्लाइंट का, उसको मेंटेन करती है,
जितने बेनिफिट या राइट्स क्लाइंट को मिलने वाले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज जितनी भी उसके पास है, उसको मेंटेन करती है, कलेक्ट करती है उन सारे राइट्स को, और अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म रखती है कि देखो आपको ये वाले राइट्स मिलने वाले हैं। हाउ कैन वन कन्वर्ट फिजिकल होल्डिंग्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, ये मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में भी बताया था कि जो फिजिकल होल्डिंग होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कैसे करते हैं। हाउ कैन वन डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज। अच्छा देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो अब मैं दोबारा तुमको बताऊंगी कि ये जो प्रोसेस है कि आप फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे होते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। अच्छा यहाँ पे वो वर्ड लिखा भी हुआ है ना, डीमटेरियलाइजेशन, इतना स्पेस नहीं है इसलिए ऐसे सुन लो, है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में जाओगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में जाओगे तो वो क्या होगा, तो वो होगा रीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन होगा, है ना। अब ये तो आपको प्रोसेस का नाम बता दिया है ना, ये तो प्रोसेस का नाम है। देखो तुमसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रीमटेरियलाइजेशन, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन, तो इसको समझ लो कि जब आप फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कर रहे होते हो तो दैट इज डीमटेरियलाइजेशन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में कर रहे हो तो वो क्या है, वो रीमटेरियलाइजेशन है ना। तो इसका जो प्रोसेस है कि अगर आपको अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डीआरएफ भरना पड़ेगा। इसका भी फुल फॉर्म तुमसे पूछा जा सकता है कि डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, इसे डीआरएफ का फुल फॉर्म बताओ तो तुम बता देना, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज को फिजिकल सिक्योरिटीज से डीमटेरियलाइज करवाना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीआरएफ भरना पड़ेगा। इज अवेलेबल विद द डीपी, और जो डीआरएफ होता है वो किसके पास होता है, डीपी, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास होता है। आपके जो फॉर्म है ना, आपका जो आपका डीआरएफ है और जो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं, उन तीनों को आप क्या करोगे, मान लो ये तीन हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये तीनों को हम लोग मिला के किसको सबमिट करेंगे, डीपी को। जितने भी आपको सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज करवाने हैं आपको सारे वो कर देना है। सेपरेट डीआरएफ हैज टू बी फिल्ड फॉर ईच ISIN नंबर। अब देखो यहाँ पे इसने एक और अच्छी बात बताई है कि सेपरेट डीआरएफ भरना पड़ेगा आपको, एक ISIN नंबर, एक ISIN नंबर आपके एक शेयर का होगा, समझ रहे हो। तो आपके पास जितने भी शेयर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक में कराने हैं तो आपको उतने ISIN नंबर आपको भरने पड़ेंगे। कैन ऑड लॉट शेयर्स बी डीमटेरियलाइज्ड, कह रहा है ऑड लॉट का नंबर होता है जब आपके पास शेयर नंबर 1 to 99 होता है तो उसको बोलते हैं ऑड लॉट शेयर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या ऐसे शेयर्स डीमटेरियलाइज हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, मसला नहीं है। आगे आ जाते हैं, डू डीमटेरियलाइज शेयर्स हैव डिस्टिंक्टिव नंबर, क्या डीमटेरियलाइज जो शेयर होते हैं या फिजिकल सर्टिफिकेट में उनका नंबर्स में कुछ डिफरेंस होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नंबर सबके सेम ही होते हैं। दीज शेयर्स आर फंजिबल, फंजिबल होते हैं, आप जब मन करे आपका तो आपको उसको चेंज करा लो, विच मीन्स दैट ऑल द होल्डिंग्स ऑफ पर्टिकुलर सिक्योरिटी विल बी आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल। अगर आप चाहते हो कि उसे आप बेच दो तो आप बेच दो, नहीं बेचना मत बेचो, है ना। अगर आपको और शेयर बढ़ाने हैं और खरीदने हैं तो खरीद लो। तो ये फंजिबल है, इसमें कोई ऐसा कुछ रिजिडिटी नहीं है कि वैसा चेंज नहीं हो सकता, कुछ ऐसा चेंज नहीं आ सकता। कोई बता दिया मैंने पहले ही कि क्या इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को फिजिकल सर्टिफिकेट में बदल सकते हैं कि नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को वी कॉल रीमटेरियलाइजेशन। यू शुड रिमेंबर द फुल फॉर्म। फुल फॉर्म तुमको RRF का पता होना चाहिए, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। हो सकता है अगर तुमने पढ़ा ना हो तो तुम बता नहीं पाओगे कि अच्छा इसको रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म है कहते हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो शायद नहीं बता पाएगा, तो तुम ध्यान से सुन लो मेरी बात को। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको अपने सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में वापस चाहिए तो दोबारा आपको अपने सारे जो बैलेंस है, जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डीपी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। कैन वन डीमटेरियलाइज इन डेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन डीमैट अकाउंट, हाँ भाई सब में हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके पास चाहे डेट है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, चाहे कुछ भी है आपके पास, नहीं कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटीज की बात हो रही है, कुछ भी तो हमारे पैसे तो हमारे पास देखो है नहीं जमा कराने के लिए, तो उसकी तो हमें चिंता करनी नहीं है। आपके पास जितनी भी टाइप के डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज हैं, आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उस सबको मिला के आप एक सिंगल अकाउंट में कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये वर्ड मैंने तीसरी बार बोल दिया तुमको। मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ टेंशन मत लो, है ना, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। वीडियोस देखो यार, मैं तुम्हें ना आज बहुत अच्छी बात बताती हूँ। वैसे मैं ऐसी बात तुम लोगों से करती नहीं हूँ, पर है ना लेटली मैंने ये फील किया है कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है ना, हम लोग पता है उसे छोड़ देते हैं, और हमें उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो लोग हमसे आगे निकल जाते हैं या जो टॉपर्स होते हैं ना, या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ना अपने डर पे काबू पाते हैं। दे ट्राई टू ओवरकम देयर फियर्स। जितने भी उनके फियर्स होते हैं, जैसे अगर हमें इस सब्जेक्ट से डर लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे ना, इसे छोड़ के भागेंगे ना। एक अंदर से एक टेंडेंसी होती है, जो सक्सेसफुल माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनको ये होता है कि अच्छा मेरे को किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो मैं उस पर अपना फियर को ओवरकम करूँ
और वो कैसे होगा, जब मैं उसमें मेहनत करूँगा और जब मैं एफर्ट पुट इन करूँगी तो मुझे क्या होगा, अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आ रही है तो वो मुझे आ जाएगी, मेरा डर खत्म हो जाएगा। तो तुम लोगों को डरना नहीं है किसी भी एग्जाम में। तुम्हें बोर्ड्स के लिए भी बता रही हूँ, अगर तुम्हारा अभी तक भी सिलेबस नहीं हुआ, वैसे बहुत ही बुरी बात है, बट फिर भी डरो मत ना। अब देखो, टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, टेंशन लेने से किसी का कुछ नहीं हुआ आज तक भला। तो तुम एक बैठ जाओ, एक पेपर पेन लेके प्लान बनाओ, चीज़ें फिक्स करो कैसे कैसे करनी है, कर ही लोगे। एंड में सब कुछ हो ही जाता है। हमें अभी ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा नहीं, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ये हो गया वो हो गया। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होते जा रही हूँ तो सोच रही हूँ मैं अभी इतनी ज्ञानी हूँ तो बाद में कितनी हो जाऊँगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कह रही हूँ कि तुम सीरियसली बैठ जाओ, टिक लगाओ चीज़ों पे, जो हो गई जो नहीं हुई उसको लिख के रख लो, मैनेज करो, सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब कोई भी तुमको मसला हो तो अपने तसल्ली के साथ इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहाँ वार्तालाप कर लेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय। हाँ, और वन मोर टाइम कि तुम लोग जो वन स्टॉप सॉल्यूशन तुम लोगों के लिए बनाया है, प्लीज़ उसको तुम लोग चेकआउट कर लो, और तुम्हारे लिए वो बहुत बेनिफिट होगा। दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट वेज जिससे तुम अपना फियर भी ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर तुमने मेरे लास्ट वाला मोटिवेशन, अगर तुमने मेरा सुना है तो तुम प्लीज़ मुझे थम्स अप एंड रिएक्ट टू माई मोटिवेशनल स्पीच।